तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई वेडनेसडे सीजन 2 के सारे एपिसोड्स को। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वेडनेसडे सीजन 2 के पहले एपिसोड की शुरुआत होती है वेडनेसडे के साथ, जो कि अपने साइकिक पावर्स को पूरी तरह अपना चुकी है। अब वो ज्यादातर समय गुडी एडम्स की पुरानी किताब से अपने पावर्स को समझने और मजबूत करने में लगी रहती है। और अब उसके पास एक नया केस है सुलझाने के लिए, कैंसर सिटी स्कैल्पर वाला अधूरा केस। लेकिन ये कोई आम मर्डर इन्वेस्टिगेशन तो हो नहीं सकता। आखिर बात वेडनेसडे एडम्स की हो रही है तो सब कुछ क्रीपी और अजीब तो होना ही है। एकदम अजीब स्टाइल में वेडनेसडे एयरपोर्ट सिक्योरिटी पार कर जाती है। वहाँ वो हथियार लेकर पहुंच जाती है जो उसे लाना तो नहीं चाहिए था। फिर वो कैंसर सिटी पहुंचती है जहां उसे खतरनाक सीरियल किलर से भिड़ना है, जिसे सभी कैंसर सिटी स्कैल्पर के नाम से जानते हैं। लेकिन इस बार उसकी साइकिक विजन्स के साथ एक डरावना साइड इफेक्ट भी आया। उसकी आंखों से काले आंसू बहते हैं। मामला तब और भयानक हो जाता है जब स्कैल्पर उसे पकड़कर अपने बेसमेंट में बांध देता है। लेकिन ठीक समय पर थिंग आ जाता है। अपनी सूझबूझ और हिम्मत के साथ वो वेडनेसडे की जान बचा लेता है। आखिर में वेडनेसडे उस सीरियल किलर को मात देकर पकड़ लेती है। लेकिन आराम करने का टाइम नहीं है। उसे तुरंत वापस नेवर मोर एकेडमी लौटना है, जहां उसकी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। जैसी वो वहां पहुंचती है उसे पता चलता है कि उसका छोटा भाई पग्सली एडम्स अब इसी स्कूल में पढ़ेगा। और यही नहीं, उसके मम्मी पापा मोटिशिया और गोमेज भी अब पास के शहर जेरिको में ज्यादा वक्त बिताएंगे। स्कूल का नया प्रिंसिपल बैरी डॉट उसकी मम्मी को यह ऑफर देता है कि अगर वो स्कूल की अगली फंडिंग गाला ऑर्गेनाइज करे तो उन्हें स्कूल के पास में एक घर भी मिलेगा। मतलब अब पूरा एडम्स परिवार आस पास ही रहेगा, जो वेडनेसडे के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। स्कूल लौटते वक्त कहानी कुछ देर के लिए एक रहस्यमय इंसान की तरफ शिफ्ट होती है। वो दूर से एक कपल की फोटो ले रहा था, तभी एक आंख वाला कौवा उसे देख लेता है और थोड़ी देर में और भी कौवे आकर उसका पीछा करते हैं और उसकी वैन में अंदर घुसकर उसे चोंच मार मार कर उसे मार डालते हैं। ये डरावनी घटना दिखा देती है कि इस सीजन में भी रहस्य और खतरे भरे हुए हैं। नेवरमोर लौटने के बाद वेडनेसडे को जो स्वागत मिलता है उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब वो बस एक अकेली शांत लड़की नहीं, अब तो वो हीरो बन चुकी है। सब उसे पहचानते हैं, ऑटोग्राफ मांगते हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं और ये सब चीजें वेडनेसडे को बेहद चिढ़ाती है। फिर उसकी रूममेट और बेस्ट फ्रेंड इनीड सिंक्लेयर मिलती है, जो अपने वेयरवुल्फ दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं लेकिन तभी कुछ और ही डरावना हो जाता है। वेडनेसडे जैसे ही अपनी अलमारी में कुछ रखने जाती है तभी एक तीर अचानक दरवाजे को चीरते हुए आता है और उसे थोड़ा ही चूकता है। उस तीर के साथ एक फोटो जुड़ी होती है वेडनेसडे और प्रिंसिपल डॉट की, जो कुछ मिनट पहले ही ली गई थी। उस फोटो के पीछे एक मैसेज होता है, वेडनेसडे तुम्हारा स्वागत है और मेरी नजर तुम पर है। मतलब कोई है जो उसे चुपचाप देख रहा है और वेडनेसडे की नई मुसीबत अब शुरू हो चुकी है। बाकी लोग होते तो किसी के पीछा करने से डर जाते, लेकिन वेडनेसडे को जैसे इसमें भी मजा आता है। उसे किसी के उसे देखने का एहसास बिल्कुल भी डरावना नहीं लगता। उल्टा वो तो इस बात से बहुत एक्साइटेड दिखती है। वो फिर से अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल करके ये पता करने की कोशिश करती है कि उसका पीछा कौन कर रहा है। लेकिन इस बार भी उसका विजन फेल हो जाता है। सिर्फ काला आंसू निकलता है और कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ देर के बाद एडम्स फैमिली उस कॉटेज को देखने जाती है जो प्रिंसिपल बैरी डॉट ने मोटिशा को ऑफर किया था। ये जगह पहले मैरिलिन थॉर्नहिल की हुआ करती थी। मोटिशिया वहाँ अपनी बहन ओफिलिया का जिक्र भी कर देती है। एक छोटा सा डायलॉग है लेकिन लगता है जैसे आने वाले एपिसोड्स में इसका बड़ा कनेक्शन होने वाला है। जब वेडनेसडे उस कॉटेज के पास के जंगल में घूम रही थी तभी उसे वहीं क्राइम सीन दिखता है जो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था, जहाँ एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर कार्ल ब्रैडबेरी की कौओं ने बेरहमी से जान ले ली थी। अब पता चलता है कि ब्रैडब्यूरी एक सीक्रेट अफेयर को फॉलो कर रहा था, दो सुपरमार्केट वर्कर्स का छुपा हुआ रिश्ता, और शायद इसी चक्कर में उसकी जान चली गई। उसी जगह पर वेडनेसडे की मुलाकात होती है अपने नए दुश्मन से, शेरिफ रिची सेंटियागो, और वहीं पास में उसे काला हुडी पहने इंसान भी दिखता है। वो तुरंत उसके पीछे दौड़ती है और फिर पता चलता है कि वो तो डोनोवान गैल्पिन है, यानी टाइलर का पिता और पहले वाला शेरिफ। गैल्पिन बताता है कि वो ब्रैडबेरी के साथ मिलकर एक बड़ा सीक्रेट केस हैंडल कर रहा था, ऐसा कुछ जो पूरे आउटकास्ट समाज पर असर डाल सकता था। उसका मानना है कि ब्रैडब्यूरी को इसीलिए मारा गया क्योंकि वो सच के बहुत करीब पहुंच गया था। गैल्पिन अब भी वेडनेसडे से नाराज है क्योंकि टाइलर के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसे भूला नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूरी में वो वेडनेसडे से मदद मांगता है। वहीं दूसरी ओर वेडनेसडे को फिर से वही एक आंख वाला कौवा दिखता है, जैसे अब वो उसे देख रहा हो हर पल। नेवरमोर लौटने पर वेडनेसडे की
मुलाकात होती है म्यूजिक डिपार्टमेंट की नई टीचर से, इज़ाडोरा कैपरी से। पहली मुलाकात से ही वेडनेसडे को कुछ अजीब लगता है। कैपरी का बिहेवियर इतना सस्पिशियस है कि वेडनेसडे उसे अपनी वॉच लिस्ट में डाल लेती है। इधर प्रिंसिपल डॉट भी इस सेमेस्टर के लिए कुछ नया प्लान कर रहा है। वो नेवर मोर की एक पुरानी परंपरा वापस लाने वाला है जिसका नाम है फाउंडर्स पी। इस रिवाज में स्टूडेंट्स लड़कियों से एक विशाल पक्षी की मूर्ति बनवाते हैं और फिर एक सेरेमनी में उसे आग के हवाले कर देते हैं। लेकिन सेरेमनी से ठीक पहले वेडनेसडे को जेवियर की तरफ से एक अजीब तोहफा मिलता है, एक पेंटिंग जिसमें वही एक आंख वाला कौवा बना हुआ था और साथ में एक डरावना टाइपराइटर से लिखा हुआ मैसेज भी था, क्या तुमने कोई नई किताबें पढ़ी हैं? वेडनेसडे को तभी एहसास होता है कि उसका लिखा हुआ प्रीशियस मैन्युस्क्रिप्ट, उसकी कहानी की इकलौती कॉपी चोरी हो गई है और वो उस लकड़ी की उस विशाल पक्षी वाली मूर्ति के अंदर छिपाई गई है। जैसे ही बाकी सारे स्टूडेंट्स सेरेमनी के लिए इकट्ठा होते हैं, वेडनेसडे उस मूर्ति के अंदर फंसी होती है और अपना बुक ढूंढ रही होती है और तभी बिना किसी को बताए उस मूर्ति में आग लगा दी जाती है। वेडनेसडे अब अंदर ही है और आग बाहर तेजी से फैल रही है। आग तेजी से चारों तरफ फैल जाती है और वेडनेसडे उसके बीचों बीच फंस जाती है। लेकिन जैसी हालत और खराब लगने लगती है, वेडनेसडे फुर्ती से अपना मैन्युस्क्रिप्ट पकड़ लेती है। उधर इनेड भागकर प्रिंसिपल डॉट को बताती है कि वेडनेसडे उस जलती हुई मूर्ति के अंदर फंसी हुई है। फिर भीड़ खुद ब खुद एक तरफ हट जाती है और धुएं के बीच से वेडनेसडे बाहर निकलती है, एकदम शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। प्रिंसिपल डॉट स्टेज पर उसका बहुत बड़ा पोर्ट्रेट सबके सामने लाते हैं और स्टूडेंट्स उसका नाम जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। लेकिन वेडनेसडे को ये सब पसंद नहीं आता। उसे ये सब इम्प्रेसिंग नहीं बल्कि इंसल्टिंग लगता है। वो माइक्रोफोन उठाती है और सबके सामने गुस्से में एक जबरदस्त स्पीच देती है। सबको बेवकूफ कहती है, बोलती है जिसने भी ये सोचा कि वो कभी उनकी लीडर बनना चाहती है वो पागल है। फिर वेडनेसडे अपने ही पोर्ट्रेट में आग लगा देती है और स्टेज से नीचे उतर जाती है। एनिड उसके पीछे दौड़ती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है, लेकिन ये छोटा सा टच एकदम अनचाही चीजों को ट्रिगर कर देता है। वेडनेसडे की आंखों से फिर से काले आंसू गिरने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। उसकी बॉडी कांपने लगती है और वो सीधे एक नए डरावने विजन में पहुंच जाती है। उस विजन में वो खुद को एक अजीबो गरीब कब्रिस्तान में पाती है जहाँ हर तरफ काले कौवे भरे होते हैं और सामने एक कब्र पर लिखा होता है इनेड सिंक्लेयर, मतलब एनिड की कब्र। वेडनेसडे पूरी तरह हिल जाती है। उसी विजन में इनेड उसे देखती है और साफ कहती है, तुम्हारी वजह से मेरी मौत हुई। वापस रियल वर्ल्ड में वेडनेसडे की बॉडी जोर जोर से कांप रही थी। पास में खड़ी इनेड घबरा जाती है और तभी मोटिशा भी वहां पहुंचती है और अपनी बेटी को ऐसा देखकर बुरी तरह डर जाती है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है वेडनेसडे के गहरे साइकिक विजन से। वो खुद को एक कब्रिस्तान में पाती है, चारों तरफ काले कौवे उड़ रहे होते हैं और दूर से उसकी बेस्ट फ्रेंड इनीड की चीख आती है। वो चिल्ला रही होती है कि उसकी मौत वेडनेसडे के वजह से हुई। अचानक वेडनेसडे की नींद खुलती है। उसका चेहरा सूखे काले आंसुओं से भरा होता है। पास में मोटिशा बैठी होती है जो उसे समझाती है ये काले आंसू दरअसल साइकिक थकावट की निशानी है। वो वेडनेसडे को कहती है कि उसे थोड़ा धीरे चलना चाहिए और अब से उसे एक नए मेंटोर की सलाह माननी होगी ताकि उसकी ताकतें ठीक से कंट्रोल में आए। लेकिन वेडनेसडे हमेशा की तरह बहुत बेसब्र है। वो कहती है कि उसके पास टाइम नहीं है, उसे सब कुछ जल्दी जो जानना है। लर्च उसे और थिंग को लेकर टाउन की ओर निकलता है। वेडनेसडे के दिमाग में हजार सवाल घूम रहे हैं। गैल्पिन की चेतावनी, जेवियर की रहस्यमय पेंटिंग और एनिड की मौत का वो डरावना विजन। इन सब के बीच में एक चीज कॉमन है, वो अजीब सा एक आंख वाला पक्षी। वेडनेसडे फैसला करती है कि उसे गैल्पिन के घर जाना चाहिए, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे झटका लगता है। पूरा घर बंद पड़ा होता है और दीवारों पर ग्राफिटी बना होता है। अंदर जाकर वेडनेसडे को गैल्पिन की लाश एक कुर्सी पर पड़ी मिलती है। उसकी आंखें नोच ली गई थी। तभी उसके मुंह से अचानक कौवे निकलते हैं और खिड़कियां तोड़ते हुए उड़ जाते हैं। लेकिन एक कौवा जिसकी एक आंख लाल होती है थोड़ी देर तक वहीं रुका रहता है और फिर उड़ जाता है। वेडनेसडे तुरंत अपने साइकिक पावर से गैल्पिन के शरीर से कोई विजन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं दिखता। जैसी वो दोबारा कोशिश करने लगती है तभी शेरिफ सेंटियागो वहां पहुंच जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है, ट्रेसपासिंग और क्राइम सीन डिस्टर्ब करने के आरोप में। पुलिस स्टेशन में वेडनेसडे सफाई देती है कि उसे गैल्पिन ने बुलाया था। सेंटियागो उसे कहती है कि ब्रैडब्यूरी ने मरने से पहले गैल्पिन को कॉल किया था, लेकिन अब गैल्पिन का फोन गायब है। वेडनेसडे ये शक जताती है कि इसमें टाइलर का यानी गैल्पिन के बेटे का हाथ हो सकता है, लेकिन सेंटियागो उसे टोक देती है, कहती है टाइलर तो विलो हिल मेंटल फैसिलिटी में बंद है। तभी गोमेज एडम्स वहां पहुंचता है, सिर्फ अपनी बेटी का
पापा बनकर नहीं बल्कि उसका लीगल काउंसलर बनकर भी। वो पुलिस से साफ कहता है कि बिना कोर्ट ऑर्डर के वो वेडनेसडे से और कोई सवाल नहीं पूछ सकते और फिर उसे घर ले जाता है। दूसरी तरफ नेवरमोर में आज प्रैंक डे है, एक पागलपन भरा दिन जहाँ स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ अजीबोगरीब मजाक करते हैं। यूजिन को पता चलता है कि पग्सली ने बी शेड के अंदर एक ज़ॉम्बी को छुपा रखा है। उस ज़ॉम्बी के सिर में छेद है, दिमाग गायब है और वो सब उसे स्लर्प बुलाते हैं। पग्सली उसे शांत रखने के लिए उसे शहद देता है, लेकिन स्लर्प यूजिन पर उल्टी कर देता है। इधर वेडनेसडे परेशान है, उसकी साइकिक विजन सब काम नहीं कर रही और इनिड की मौत वाला डरावना चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। कुछ तो बड़ा होने वाला है और वेडनेसडे को इसका आभास हो रहा है। जब वेडनेसडे अपने डॉर्म में लौटती है तो उसका दिल दहल जाता है। इनिड बालकनी में पड़ी होती है और उसका गला कटा हुआ है, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि ये असली नहीं है, बस जैम से बना हुआ नकली सीन है। दरअसल इनिड ने वेडनेसडे से बदला लिया है क्योंकि कुछ देर पहले वेडनेसडे ने उस पर नकली आंख फेंक कर उसे डरा दिया था। दोनों हंसी मजाक में थोड़ी बहस करते हैं, लेकिन तभी इनिड अपना फोन चेक करती है और माहौल एकदम सीरियस हो जाता है। इनिड को कुछ डरावने मैसेज मिलते हैं, वो भी उसी शख्स की तरफ से जो वेडनेसडे का पीछा कर रहा था। वेडनेसडे को पता चलता है ये मैसेज उसी नंबर से आए हैं जो डोनोवन गैल्पिन की वॉइसमेल से लिंक है। अब उसे यकीन हो जाता है कि जिसने गैल्पिन को मारा था अब वही उसके साथ खेल खेल रहा है। वो इनिड को कहती है वो कहीं ना जाए और यहीं रुकी रहे, लेकिन इनिड जिद करके अपने ड्राइविंग लेसन पर जाने निकल जाती है। उधर प्रैंक डे का हंगामा पूरे स्कूल में फैल चुका था। वेडनेसडे अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। वो प्रिंसिपल और डॉक्टर औरफ से पूछती है कि क्या किसी पुराने या अभी स्टूडेंट के पास ऐसी ताकत थी जिससे वो पक्षियों को कंट्रोल कर सके। डॉक्टर औरफ जवाब देते हैं कि आखिरी बार ऐसा कोई स्टूडेंट कई साल पहले स्कूल छोड़ चुका है। इसी दौरान बियांका मोर्टिशिया से मिलने आती है फंड रेजिंग गाला के बारे में बात करने। वो इशारा करती है कि प्रिंसिपल उम्मीद कर रहा है कि मोर्टिशिया की अमीर माँ इस इवेंट में कोई बड़ी डोनेशन देगी। मोर्टिशिया ये बात सुनकर हंस पड़ती है, जैसे उसे प्रिंसिपल की ये उम्मीदें मजाक लग रही है। दूसरी तरफ पग्सली यह देखता है कि स्लर्प अपने जंजीरों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। वेडनेसडे अब और ज्यादा बेचैन हो चुकी है, उसे अब सच जानना ही है, इसीलिए वो तय करती है कि उसे टायलर से मिलना होगा जो फिलहाल विलो हिल मेंटल फैसिलिटी में बंद है। वेडनेसडे एक चालाकी करती है, वो इनिड का नाम इस्तेमाल करके उसके ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर की गाड़ी चुरा लेती है और सीधे विलो हिल पहुंच जाती है। वहां उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर रेचल फेयरबर्न से जो उस फैसिलिटी की साइकियाट्रिस्ट है। वो वेडनेसडे को बताती है कि टायलर किसी से भी बात नहीं करता, लेकिन हो सकता है कि वेडनेसडे ही उससे कुछ बात निकाल पाए। वेडनेसडे फिर टायलर से मिलने जाती है जो एक भारी सिक्योरिटी वाले सेल में बंद है। टायलर उसे देखकर मजाकिया अंदाज में मुस्कुराता है और कहता है तो क्या ख्याल है इस जगह का? मुझे पता था कि तुम्हारी अजीब सी जिज्ञासा तुम्हें यहाँ जरूर लाएगी। फिर वो उसे ताना मारता है कि उसने उस मॉन्स्टर से प्यार कर लिया जो उसके अंदर छिपा है। वेडनेसडे जब उसे उसके पिता गैल्पिन की मौत के बारे में बताती है तो टायलर बिल्कुल ठंडेपन से जवाब देता है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता और फिर वो एक भयानक धमकी देता है कि अगली बार जब मैं इनिड से मिलूंगा तो उसे मार डालूंगा। वेडनेसडे का खून जम जाता है क्योंकि ये खेल अब और ज्यादा खतरनाक हो चुका था। नेवरमोर में यूजिन दौड़ते हुए आता है और पग्सली को बताता है स्लर्प भाग गया है। उसी समय इनिड अपने नए क्रश और वेयरवुल्फ दोस्त ब्रूनो को अपने डॉर्म में लेकर आती है। वहां उन्हें थिंग के लिए एक गिफ्ट मिलता है, एक मग शॉट जो अंकल फेस्टर ने बर्थडे गिफ्ट के तौर पर भेजा है। तब उन्हें पता चलता है कि आज थिंग का जन्मदिन है, लेकिन परिवार वालों को तो याद ही नहीं। इसलिए इनिड फैसला करती है कि वो अपने वेयरवुल्फ पैक के साथ थिंग का जन्मदिन सेलिब्रेट करेगी। लेकिन बाहर निकलने से पहले ही कुछ अजीब होता है। ब्रूनो गायब हो जाता है और ठीक उसी समय थिंग का छोटा सा घर यानी कि चेस्ट खुद ब खुद लॉक हो जाता है और वो उसी में फंस जाता है। उधर बियांका पर प्रिंसिपल बैरी डॉट फिर से दबाव डालते हैं कि वो अपनी सायरन पावर का इस्तेमाल करके मोर्टिशिया को मजबूर करे कि वो अपनी माँ को फंड रेजिंग गाला में बुलाए। लेकिन इस बार बियांका प्रिंसिपल पर ही पावर्स आजमाती है, पर वो असर नहीं करता क्योंकि उसके पास एक कोरल पॉकेट वॉच है जो सायरन इन्फ्लुएंस को ब्लॉक कर देती है। फिर वो उसे ऑर्डर देता है कि उसे जो काम दिया गया है वो पूरा करे। जब वेडनेसडे अपने डॉर्म में लौटती है तो वो थिंग को आजाद करती है और वहाँ उसे इनिड का बैग पड़ा मिलता है जिसमें एक फोन बज रहा था। कॉल उठाने पर एक आवाज उसे बताती है कि उसके पास इनिड को ढूंढने के लिए सिर्फ 30 मिनट हैं और किसी और को इसमें शामिल ना करने की चेतावनी भी दी जाती है। उसी वक्त दरवाजे के नीचे एक पास कोड अंदर आता है और उस पर एक दिल बना होता है और एक मैसेज प्ले डेड। उधर इनिड को होश आता है तो वो खुद को और ब्रूनो को एक पुराने यागो क्लॉक टावर के टॉप पर जंजीरों से बंधा हुआ पाती है। वो टावर जो सालों से सील था, अब उनके ऊपर सैकड़ों चाकू लटके होते हैं। पहले तो इनिड को लगता है ये सब एजेक्स की कोई प्रैंक है, लेकिन तभी एक चाकू गिरता है और उसे यकीन हो जाता है ये असली खतरा है। इधर वेडनेसडे उस पास कोड को ध्यान से देखती है, उसे समझ
समझ आता है कि दिल का मतलब है ऑर्गन और उस पर जो अक्षर लिखे हैं वो म्यूजिकल नोट्स हैं। स्कूल के म्यूजिक रूम में जाकर वो उन नोट्स को ऑर्गन पर बजाती है तो एक सीक्रेट पैसेज खुलता है। वो उस अंधेरी सुरंग में दाखिल होती है और उसे ये पता नहीं होता कि ये मास्क पहने शख्स चुपचाप उसका पीछा कर रहा है। टावर के अंदर उसे एक और क्लू मिलता है, क्लॉक टिकिंग। फिर उसे एक और टाइपराइटर मिलता है जिस पर लिखा होता है, तुम्हें क्या नहीं दिखता है, जवाब लिखो और अपने दोस्त को आजाद करो। आसपास किताबों की एक शेल्फ होती है और तभी उसे समझ आता है कि एक किताब मिसिंग है, द इनविजिबल मैन। वो टाइपराइटर पर टाइप करती है इनविजिबल मैन और ठीक वक्त पर लटकते चाकू रुक जाते हैं। अब मास्क वाला सामने आता है जो कोई और नहीं बल्कि एग्नेस है। वो भी नेवरमोर की स्टूडेंट है और खुद को वेडनेसडे की सबसे बड़ी फैन बताती है। एग्नेस बताती है कि उसने गैल्पिन की हत्या नहीं की और न ही नकली आंख वो छोड़ी थी। उसने तो ये पूरा गेम बस इसलिए रचा था ताकि वेडनेसडे का ध्यान खींच सके। वो गैल्पिन का फोन उसे सौंप देती है और ये भी कबूलती है कि उसने बाकी स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल करके इस ट्रैप को सेटअप करवाया। वेडनेसडे बिना ज्यादा रिएक्शन दिए बस इनिड और ब्रोनो को लेकर वहां से निकल जाती है। कहीं और बियांका आखिरकार हार मान लेती है और अपनी सायरन पावर का इस्तेमाल करके मोटिशा को मना लेती है कि वो अपनी ताकतवर माँ को गाला में इनवाइट करे। उधर वेडनेसडे अपने दोस्त थिंग से उसके बर्थडे को भूल जाने के लिए माफी मांगती है और उसे गिफ्ट में एक एंटीक थंब क्रू देती है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। वेडनेसडे को पता चलता है कि मोटिशिया गुडी एडम्स की बुक ऑफ स्पेल्स चुपचाप वहां से ले गई। ये देखकर वो हैरान रह जाती है। तभी फिर से वो डरावना एक आंख वाला लाल कौवा दिखता है। इसी दौरान जंगल में स्लर्प भटकते हुए रोड तक पहुंचता है और उस कार से टकरा जाता है जिससे वही ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर चला रहा था, जिससे वेडनेसडे ने पहली गाड़ी छुड़ाई थी। लेकिन स्लर्प अचानक गायब हो जाता है और फिर अगले ही पल वो उस इंस्ट्रक्टर के पीछे दिखाई देता है और उसे खा जाता है। तीसरा एपिसोड शुरू होता है एडम्स के घर पर, जहां मोटिशिया और गोमेज अपने वफादार साथी थिंग के लिए स्पा डे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। पूरा परिवार थोड़ा शर्मिंदा होता है क्योंकि वो थिंग का ये खास दिन भूल गए थे। वो अपनी गलती का बहाना बनाते हैं कि नेवरमोर की जिम्मेदारियां और अपनी उलझी हुई जिंदगी के वजह से सब कुछ मैनेज करना काफी मुश्किल जो हो गया है। मोटिशिया कुछ ज्यादा ही परेशान दिखती है। वो बताती है कि उसने अपनी माँ हेस्टर फ्रम को फंड रेजिंग गाला में बुलाया है। असल में बियांका की सायरन पावर ने मोटिशिया को यह फैसला लेने के लिए मजबूर किया था। लेकिन इस इनविटेशन से मोटिशा को पुराने और दर्दनाक पल याद आ जाते हैं। गोमेज माहौल हल्का करने की कोशिश करता है और कहता है कि आज रात वो लोग मजे करेंगे। लेकिन उसी वक्त मोटिशा को लगता है कि वेडनेसडे घर में चुपके से घूम रही है और वैसा ही होता है। वेडनेसडे सच में घर में चोरी छिपे घुसी होती है। वो गुडी एडम्स की किताब बुक ऑफ शैडोज ढूंढ रही थी जो साइकिक पावर्स का एक प्राचीन गाइड है। वेडनेसडे अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि उसके विजन सच हैं और वो नेवरमोर में हो रही अजीब घटनाओं से जुड़े हुए हैं। लेकिन मोटिशिया मानने को तैयार ही नहीं होती। वो वेडनेसडे को साइकिक विजन्स पर भरोसा ना करने की सलाह देती है और अपनी बहन ओफिलिया का जिक्र करती है जो इसी तरह की शक्तियों के वजह से पागल हो गई थी। बात में माहौल टेंशन से भर जाता है और वेडनेसडे को खाली हाथ लौटना पड़ता है। अपनी डॉर में आकर वेडनेसडे को लगता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन अब रुक गई है। वहीं दूसरी तरफ इनिड कैंपिंग ट्रिप को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। वो वेडनेसडे को और ज्यादा चिढ़ा देती है। थिंग उसे इनिड को सीधे खतरे के बारे में बताने का सुझाव देता है लेकिन वेडनेसडे मना कर देती है। वो अब भी यही मानती है कि उसे सब कुछ अकेले ही सुलझाना होगा। इसी बीच एग्नेस फिर से वहां आती है और वो ये कबूल करती है कि वो पहले से ही आसपास ही थी, बस अदृश्य रूप में वेडनेसडे के पीछे पीछे घूम रही थी। वो फिर से वेडनेसडे का भरोसा जीतने की कोशिश करती है लेकिन वेडनेसडे उसे वार्निंग देती है कि अब ज्यादा कोशिश मत करना। इसके बाद वेडनेसडे गैल्पिन के फ्यूनरल में जाती है जहाँ सिर्फ शेरिफ सेंटियागो और विलो हिल की डॉक्टर रेचल फेयरबर्न मौजूद होते हैं। डॉक्टर फेयरबर्न से बात करते हुए वेडनेसडे को पता चलता है कि गैल्पिन कभी टायलर से मिलने गया भी था लेकिन वो मुलाकात बहुत बुरी रही थी और टायलर अपना कंट्रोल खोने वाला था। ये एक और सुराग था लेकिन अब भी पूरा सच सामने आने से बहुत दूर था। उधर बियांका अपने खुद के प्रॉब्लम से जूझ रही होती है। वो अपनी सायरन पावर्स का इस्तेमाल करके चुपचाप एक होटल रूम बुक करवाती है अपनी माँ गैब्रियल के लिए जो अब छिप कर रह रही है। गैब्रियल का गिडियन स्टर्लिंग के साथ पुराना रिश्ता रहा है। वो आदमी जो मॉर्निंग सॉन्ग नाम के खतरनाक कल्ट का लीडर है। जब पुलिस ने उनके कल्ट पर रेड मारी तो सारे मेंबर्स इधर उधर हो गए। गैब्रियल को डर है कि गिडियन अब उसके पीछे पड़ सकता है लेकिन बियांका ठान लेती है कि वो अपनी माँ को किसी भी हालत में बचा के रखेगी। इधर वेडनेसडे की कहानी में अब वो अकेले गैल्पिन का फोन अनलॉक करने की कोशिश छोड़ देती है और मदद लेती है एग्नेस की। दोनों मिलकर जोसेफिन को शामिल करती हैं, एक शर्मीली सी शेप शिफ्टर जो फोन का फेस रिकॉग्निशन सिस्टम बाईपास कर सकती
है। जब फोन खुलता है तो उसमें एक वॉइस मैसेज मिलता है जिसमें बुल पेन नाम की जगह का जिक्र होता है। ये वही जगह है जहां गैल्पिन ने अपनी सारी एविडेंस जमा कर रखी है। वेडनेसडे कार्ल ब्रैडब्यूरी के क्लू बॉक्स में से एक फोटो निकालती है, एक केबिन की फोटो जिस पर लिखा होता है बुल पेन, जो पाइनियर क्रेस्ट फॉरेस्ट में है, और वहीं पास में है कैंप जेरिको, वही जगह जहां स्कूल की अगली कैंपिंग ट्रिप होने वाली है। यानी वेडनेसडे को अपनी तलाश जारी रखने के लिए एकदम परफेक्ट मौका मिल जाता है। वो ट्रिप में शामिल होने का फैसला कर लेती है जिससे इनीड काफी खुश हो जाती है, लेकिन साफ दिखता है कि वेडनेसडे के इरादे कुछ और ही हैं। ट्रिप के रास्ते में वेडनेसडे को पग्सली मिलता है जो एक कॉफिन घसीटता हुआ आ रहा था। वो कहता है इसमें आतिशबाजी है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसमें स्लर्प ज़ॉम्बी को छुपाकर वो साथ ले जा रहा था। और जैसे इतना ड्रामा कम था, मोर्टिशिया और गोमेज भी ट्रिप पर पेरेंट शेपरॉन बनकर पहुंच जाते हैं, जिससे पूरे सीन में फैमिली ड्रामा का एक और लेयर जुड़ जाता है। कैंप जेरिको की शुरुआत तो मस्ती मजाक से होती है, लेकिन जल्दी सब कुछ गड़बड़ होने लगता है। पग्सली अपने दोस्त यूजिन को स्लर्प वाली सच्चाई बता देता है। गोमेज एक बार उनके टेंट में घुसने ही वाला होता है, जिससे सारा राज खुलने का खतरा पैदा हो जाता है। उसी समय प्रिंसिपल और फीनिक्स कैडेट्स के लीडर रॉन क्रूगर के बीच कैंप साइट की डबल बुकिंग को लेकर जोरदार झगड़ा हो जाता है। जब कोई समाधान नहीं निकलता तो वेडनेसडे सामने आती है और एक चैलेंज का सुझाव देती है, जो जीतेगा यहाँ आज वो लोग कैंप करेंगे। रूल्स बहुत सिंपल होते हैं, हर टीम को सामने वाली टीम की रंग बिरंगी बॉल चुरा कर एक ऊंचे वॉच टावर के ऊपर रखनी होती है। जो टीम पहले ये कर लेगी उसे पूरा कैंप मिल जाएगा। एक तरफ होते हैं आउटकास्ट और दूसरी तरफ होते हैं नॉर्मीज। गेम की शुरुआत जोश में होती है। फीनिक्स कैडेट शुरुआत में बढ़त बना लेते हैं, वो गंदे तरीके अपनाते हैं। एजेक्स अपनी मेड्यूसा वाली ताकत का इस्तेमाल करता है, यहाँ तक कि टीयर गैस भी चलाते हैं ताकि आउटकास्ट को पीछे किया जा सके। लेकिन वेडनेसडे प्लान बदल देती है। वो यूजिन से कहती है कि कैडेट्स पर मधुमक्खियों का झुंड छोड़ दे, और फिर खुद टीयर गैस के बीच में आराम से निकलकर बॉल उठाकर ले आती है। समय से अब भी पीछे चल रही वेडनेसडे एक जिप लाइन बनाकर खुद सीधा वॉच टावर की छत पर पहुंच जाती है, और इस तरह आउटकास्ट के लिए जीत पक्की हो जाती है। बाकी सब जीत का जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन वेडनेसडे चुपचाप वहां से निकल जाती है। उसे गैल्पिन के फोन में जिस बुल पेन का जिक्र मिला था वो उसे ढूंढने निकलती है। उसे एक पुराना जर्जर केबिन मिलता है जिसके अंदर एक सीक्रेट पिन बोर्ड होता है। वहाँ डोनोवान गैल्पिन और कार्ल ब्रैडब्यूरी की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े ढेरों फाइलें रखी होती है। इस बोर्ड पर विलो हाई स्कूल के ऐसे आउटकास्ट स्टूडेंट की डिटेल्स होती है जो या तो गायब हो चुके हैं या तो मर चुके हैं। इनमें से एक नाम खास तौर पर वेडनेसडे का ध्यान खींचता है, लोइस। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यही इंसान आउटकास्ट को किडनैप कर रहा है और अगला टारगेट शायद इनीड हो सकती है। इधर एजैक्स और इनीड के बीच आखिरकार एक साफ साफ बात होती है। दोनों आपसी रजामंदी से ब्रेकअप कर लेते हैं, जिससे इनीड को अब ब्रूनो के साथ अपने बढ़ते रिश्ते को एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाता है। वेडनेसडे वापस मोर्टिशिया से मिलने जाती है। उसे अभी बुक ऑफ शैडोज चाहिए, मोर्टिशिया देने से मना कर देती है। तो वेडनेसडे उसे ड्यूल के लिए चैलेंज कर देती है। ये कोई आम लड़ाई नहीं है, बल्कि क्लासिकल गॉथिक स्पोर्ट है जिसमें आंखों पर पट्टी बांधकर तलवारबाजी की जाती है। शर्त ये होती है, अगर वेडनेसडे जीतती है तो ये किताब उसे मिलेगी, और अगर मोर्टिशिया जीतती है तो वो किताब को जला देगी। उधर फीनिक्स कैडेट अब धीरे धीरे अपना कैंप टेक ओवर का प्लान छोड़ने की सोचते हैं, लेकिन वो देख रहे होते हैं कि आउटकास्ट कितना एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन क्रूगर अभी भी जिद पर अड़ा रहता है। तभी स्लर्प, जो अब पहले से ज्यादा इंसान जैसा दिख रहा था, फिर से भाग निकलता है और क्रूगर पर हमला करके उसका दिमाग चबा जाता है। फिर वो अपने अगले शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। इधर माँ बेटी के बीच ड्यूल शुरू होता है। दोनों के पास एक एक नाजुक कांच का दिल होता है। जो पहले अपने विरोधी का दिल तोड़ेगा वही जीतेगा। वेडनेसडे किताब के लिए लड़ रही होती है और मोर्टिशिया उसे मिटाने के लिए। माँ बेटी के बीच की ये लड़ाई बहुत ही ड्रामेटिक और स्टाइलिश होती है। वहीं दूसरी तरफ पग्सली और यूजिन दौड़ते हुए स्लर्प को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अब कुल्हाड़ी लेकर सीधे मेल वॉशरूम की ओर बढ़ रहा होता है, जहाँ गोमेज नहाने में बिजी था। एन वक्त पर पग्सली एक इम्प्रोवाइज्ड इलेक्ट्रिक शॉक से स्लर्प को बेहोश कर देता है। ड्यूल में आखिरकार मोर्टिशिया वेडनेसडे का कांच का दिल तोड़ देती है और मुकाबला जीत जाती है। लेकिन असली जीत वेडनेसडे की होती है, क्योंकि स्लर्प के हमले के दौरान वो अपनी माँ की जान बचा लेती है, सीधे ज़ॉम्बी पर चाकू घोंपकर। अब स्लर्प को काबू में करके विलो हिल भेज दिया जाता है। इसके बाद कैंप बीच में ही खत्म कर दी जाती है। एपिसोड के आखिर में एक डरावना ट्विस्ट सामने आता है। विलो हिल ही शायद वो जगह है जहाँ सारे गायब हो रहे आउटकास्ट और इन अजीब घटनाओं की जड़ है। और इसी के साथ एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है। लॉरेल गेट्स, जो कि सीजन 1 की विलन थी, अब उसी विलो हिल में पेशेंट बन चुकी है।
एपिसोड 4 की शुरुआत विलो हिल नाम के एक डरावनी सी मेंटल फैसिलिटी से होती है जो वेडनेसडे की इन्वेस्टिगेशन का सेंटर बना हुआ है। एक गार्ड मैरिल थॉर्नहिल को डॉक्टर फेयरबर्न से मिलवाने ले जाता है। मैरिलिन मीठी सी शक्ल बनाकर कहती है कि उसने फेयरबर्न की किताब पढ़ी है और उस किताब ने उसकी बहुत मदद की थी जब वो टायलर को मेंटली मैनिपुलेट कर रही थी। फेयरबर्न मानती है कि उसे लगा था थोड़ा अलग रहकर मैरिलिन और टायलर का बॉन्ड टूट जाएगा, लेकिन अब वो खुद समझना चाहती है कि मैरिलिन ने टायलर के साथ असल में किया क्या था ताकि शायद उसे ठीक किया जा सके। मैरिलिन चालाकी से कहती है कि वो सब कुछ बताएगी, बस एक शर्त पर, उसे विलो हिल में पेशेंट बनाकर रखा जाए, कैदी बनाकर नहीं। फेयरबर्न साफ मना कर देती है, कहती है कि उसका फ्यूचर सिर्फ ज्यूरी तय कर सकती है और अगर जरूरत पड़े तो टायलर पर और भी ज्यादा कड़े ट्रीटमेंट किए जाएंगे। फेयरबर्न उसे वापस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेजने का ऑर्डर देती है। अपनी पावर खोने से डरकर मैरिलिन मान जाती है, लेकिन फिर भी एक शर्त रखती है, उसे टायलर से मिलने दिया जाए और वही मुलाकात जानलेवा साबित होती है। फेयरबर्न उसे टायलर के सिक्योर्ड सेल में ले जाती है। जैसे ही मैरिलिन उसे टच करने की कोशिश करती है, चेन से उसे पीछे रोक देती है। टायलर बड़े आराम से कहता है कि वो इस पल का बहुत वक्त से इंतजार कर रहा था और फिर वो एकदम से अचानक से हाइड में बदल जाता है। वो मैरिलिन को गले से पकड़ लेता है और जोर से कमरे की दूसरी तरफ फेंक देता है। मैरिलिन की हेल्थ कंडीशन की वजह से उसे शॉक कॉलर नहीं लगाया जा सकता, वरना उसकी जान जा सकती है। इतनी बुरी तरह से मारे जाने के बाद भी मैरिलिन डरती नहीं बल्कि मुस्कुराती है, डर से नहीं बल्कि खुशी में। उधर दूसरी तरफ वेडनेसडे एक पुराने कब्रिस्तान जैसे जगह में घुस जाती है। दरवाजा तोड़कर एक गमला निकालती है, तभी वहां उसकी नानी माँ आती है। गमले पर नाम लिखा होता है पैट्रिशिया रेडकार, विलो हिल की वही पेशेंट जिसकी ऑबिचुअरी शेरिफ गैल्पिन के पास मिली थी। वेडनेसडे नानी को बताती है कि उसे उसकी एक दोस्त का मौत का विजन आया था, उसके साइकिक पावर्स गायब हो गए हैं और मोटिशिया अब गुडी एडम्स की स्पेल बुक को जलाना चाहती है। जब वो गमले को खोलती है तो नानी उसे कहती है, सूंघ कर पता लगाओ। उसका अजीब तरीका होता है एशिश को पहचानने का। वेडनेसडे को राख से जानवरों की हड्डियों की बदबू आती है, इंसानों की नहीं। तभी वो एक आंखों वाला लाल कौवा वापस आ जाता है और वेडनेसडे के हाथ से ऑबिचुअरी छीन कर उड़ जाता है। उसके पीछे एक हुड पहने वाला इंसान बाइक से निकल पड़ता है कहीं और। नानी पूरा कब्रिस्तान खरीदने का ऑफर देती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इन नकली दाह संस्कारों की परमिशन किसने दी थी, और साथ ही मोटिशा को चिढ़ाने के लिए भी, जिससे ये पसंद नहीं है कि वेडनेसडे उनके फैमिली के डार्क बिजनेस में दखल दे रही है। उधर नेवरमोर में एक आंख वाला लाल कौवा अभी भी दूर से वेडनेसडे पर नजर रखा हुआ था। वेडनेसडे अपने डॉर्म में लौटती है और इनिड के दरवाजे पर लगे डू नॉट डिस्टर्ब क्रंची को इग्नोर करके अंदर चली जाती है। अंदर इनिड ब्रूनो के साथ होती है। तभी अचानक एग्नेस वहां आती है और मानती है कि वो काफी देर से वहां पर थी और वो इनिड और ब्रूनो को देख भी रही थी। ये सुनकर इनिड को काफी गुस्सा आता है और वहां से चली जाती है। एग्नेस वेडनेसडे को एक लेटर देती है, उसका पब्लिशर अब उसकी बुक को नहीं छापेगा। वेडनेसडे इसे सीरियसली नहीं लेती और एग्नेस को मना लेती है कि वो उसके साथ मिलकर विलो हिल में घुसने में मदद करे। वो अंकल फेस्टर की भी मदद लेती है, जिसे याद आता है कि कभी मोटिशिया ने उसे विलो हिल भेजा था और एक लड़की ओफिलिया से मिलने, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तब तक ओफिलिया जा चुकी थी। फेस्टर अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करके एग्नेस को विजिबल बना देता है और लोइस को ढूंढने में मदद करने के लिए मान जाता है। वो एक होटल में नकली नाम से चेक इन करता है और कैश में पेमेंट करता है, लेकिन उसके रूम से आ रही अजीब आवाजों की वजह से स्टाफ पुलिस को बुला लेती है। शेरिफ पहुंचती है, फेस्टर को अरेस्ट कर लेती है और होटल के पास वाले रूम में बियांका की मां गैब्रियल को भी ढूंढ लेती है। पता चलता है कि फेस्टर के पास कई फेक आईडी कार्ड्स हैं और वो बैंक रॉबरी के केस में वांटेड भी है। सैंटियागो डॉक्टर को कॉल करती है और फेस्टर को भी विलो हिल भेज दिया जाता है। नेवरमोर में बियांका एजैक्स, यूजीन और पग्सली के साथ गाला इनविटेशन कार्ड पैक कर रही होती है। प्रिंसिपल डॉट उन सबको कैंपिंग ट्रिप में हुए हंगामे की वजह से डिटेंशन भी देते हैं। तभी बियांका को उसकी माँ का मैसेज आता है कि उसे स्टेशन में लाया गया है, लेकिन डॉट उसे बाहर जाने नहीं देता। इसी बीच कॉटेज में वेडनेसडे मोटिशिया से ओफिलिया के बारे में सवाल करती है। थोड़ी नान नुकुर के बाद मोटिशिया बताती है कि जब ओफिलिया सेकेंड ईयर में थी तब उसे ब्रेकडाउन हुआ था और उसे विलो हिल भेजा गया था। तभी नानी माँ वहां आती है और कब्रिस्तान का डीड छोड़कर चली जाती है, लेकिन जाने से पहले धीरे से वेडनेसडे के कान में कहती है कि वो नकली दाह संस्कार ऑगस्टस स्टोनहर्स्ट नाम के किसी आदमी ने अप्रूव किए थे। ये सुनकर मोटिशिया भड़क जाती है और नानी को जरूरत से ज्यादा दखल देने के लिए दोष देती है। डिटेंशन में बियांका डिसाइड करती है कि वो अपनी माँ को बचाने के लिए वहां से भागेगी। एजैक्स चोट का बहाना बनाता है और अपनी सांप जैसे बालों से डॉक्टर को पत्थर बना देता है ताकि बियांका भाग सके। एजैक्स भी उसके साथ जाता है और यूजीन और पग्सली उनका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बियांका अपने सायरन पावर का इस्तेमाल करके उन्हें वहीं रोक देती है। विलो हिल में
फेस्टर अजीब तरह के ट्रीटमेंट झेल रहा था, लेकिन वो वहीं के मरीजों से लुइस के बारे में भी पूछने की कोशिश करता है। गलती से वो एक लंच लेडी के साथ फ्लर्ट कर बैठता है, ये सोच करके उसका नाम लोइस है, लेकिन उसका नाम होता है लुइस, स्पेलिंग अलग है। लेकिन फिर भी फेस्टर को वो औरत पसंद आई, तो वो दोनों कमरे में जाकर शुरू हो जाते हैं। उधर नेवरमोर में एग्नेस को ये पता चलता है कि ऑगस्टस स्टोनहर्स्ट पहले विलो हिल में एक नॉर्मी डॉक्टर था और उससे पहले वो नेवरमोर में साइंस टीचर रह चुका है। अब कहा जा रहा है कि वो विलो हिल का ही मरीज बन चुका है। वेडनेसडे थिंग को उसे ढूंढने भेजती है, लेकिन इससे पहले कि थिंग वहां पहुंच पाए, एक हुडेड किलर बहुत सारे कौवों का नेवरमोर में हमला करवाता है। वहीं एक आंख वाला लाल कौवा फिर से दिखता है जो थिंग को उठाकर ले जाता है, लेकिन प्रिंसिपल डॉट अपनी आग वाली ताकत से कौवे को हवा में गिरा देता है। पल उस हुडेड आदमी का पीछा करती है और एक छुपे हुए रास्ते से होकर एक पुराने अलमारी के पीछे से निकल जाती है, जहां वो मिस कैपरी के म्यूजिक रूम में पहुंचती है। अंदर फेयरबर्न पहले से ही बहुत शांत बैठी होती है। कुछ ही पल में मिस कैपरी भी आ जाती है, घबराई हुई, हाफती हुई और हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए। वेडनेसडे कमरे के कोने में रखे पक्षियों से भरे एक पिंजरे को नोटिस करती है, जो उसे और भी सवालों में डाल देती है। फिर वो चुपचाप वहां से निकल जाती है। इस बीच विलो हिल में बियांका की माँ से पूछताछ शुरू होने ही वाली होती है, लेकिन बियांका अपने सायरन पावर का इस्तेमाल करके शेरिफ को मैनिपुलेट कर देती है और पूछताछ रुक जाती है। वहीं दूसरी तरफ थिंग चुपचाप अंदर घुसता है और अंकल फेस्टर को ढूंढ निकालता है। फिर दोनों मिलते हैं, ऑगस्टस स्टोनहर्स्ट को ढूंढ निकालते हैं। उन्हें ऑगस्टस का पुराना तोता मिलता है जो अचानक एक अजीब सा कोड बोलता है, 51971। फेस्टर जल्दी ही समझ जाता है कि ये किसी रेस्ट्रिक्टेड दरवाजे का कोड हो सकता है। दूसरी तरफ वेडनेसडे को डॉक्टर ओरोफ से पता चलता है कि ऑगस्टस की एक बेटी थी और उसने कभी विलो हिल की एक पुरानी बिल्डिंग ईगो टावर में एक एवियरी मतलब पक्षियों का घर बनाकर रखा था। वहीं एजेक्स और बियांका एक कोने से सुनते हैं कि प्रिंसिपल डॉट किसी से फोन पर कह रहा होता है कि वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। तभी एजेक्स का फोन बजने लगता है और उन्हें शक होता है, लेकिन तब तक सारे बच्चे छुप चुके होते हैं। अब जब सारे पीसेस जुड़ने लगते हैं तो वेडनेसडे एक खतरनाक प्लान बनाती है। एग्नेस गार्ड का ध्यान भटकाएगी, वेडनेसडे मिस कैपरी की गाड़ी के अंदर घुसेगी, तो वहीं वो लंच लेडी लुइस फेस्टर तक पहुंचने में मदद करेगी और अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो इनेड शेरिफ सेंटियागो को इशारा करेगी। प्लान तो काम करता है थोड़ा बहुत। वेडनेसडे आखिरकार अंकल फेस्टर को आजाद करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इसी दौरान गलती से स्लर्प भी छूट जाता है, वही ज़ॉम्बी जो अब और भी ज्यादा ताकतवर और बेलगाम हो चुका है। स्लर्प पूरे इंस्टीट्यूशन में हिंसक तांडव मचा देता है। इसी अफरा तफरी में मैरिलिन थॉर्नहिल भी पुलिस के गिरफ्त से भाग जाती है और सीधा टायलर को ढूंढने जाती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि असली विलन तो वेडनेसडे ही है, वही सबको कंट्रोल कर रही है, लेकिन टायलर इस बात से जरा भी नहीं भटकता। वो थॉर्नहिल को कहता है भागने के लिए उसके पास 5 सेकंड का टाइम है और जैसे ही टाइम खत्म होता है वो हाइड में बदल जाता है और बिना किसी दया के वो थॉर्नहिल को मार डालता है। बाहर तेज बारिश हो रही है और सारे पेशेंट्स उस बर्बाद हो रहे इंस्टीट्यूशन से भागने लगते हैं। फेस्टर लुइस को अलविदा कहकर चला जाता है। अंदर डॉक्टर फेयरबर्न ऑगस्टस को व्हीलचेयर में लाकर बचाने की कोशिश करती है, लेकिन स्लर्प उन्हें ढूंढ लेता है। वो फेयरबर्न को खा जाता है और ऑगस्टस को पुराना दोस्त कहकर उस पर भी हमला कर देता है। उधर वेडनेसडे आखिरकार उस हुड पहनने वाले कातिल को ढूंढ लेती है जो एक छिपी हुई अंडरग्राउंड लैब में छुपा हुआ है। जब वो उसका हुड हटाती है तो पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जूडी है, जो सबको एक सिंपल सी एडमिन लगती थी और डॉक्टर फेयरबर्न की असिस्टेंट थी। जूडी कबूल करती है कि वो असल में ऑगस्टस स्टोनहर्स्ट की बेटी है। उसके पिता ने उस पर गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट किए थे ताकि नॉर्मिस को आउटकास्ट जैसी ताकत मिल सके। इस एक्सपेरिमेंट का नतीजा ये हुआ कि जूडी एक इंसान और पक्षी का हाइब्रिड बन गई और उसे अब बर्ड्स को कंट्रोल करने की ताकत है। और वो बताती है कि इस सीक्रेट प्रोजेक्ट का नाम लोइस है, एक लॉन्ग टर्म प्लान जिसे आउटकास्ट की पावर को चुरा कर नॉर्मीज में ट्रांसफर किया जा सके। लेकिन जूडी अपनी पूरी कहानी भी नहीं सुना पाती, तभी फेस्टर उसे जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है। सारे लाइट्स बंद हो जाते हैं और अंधेरे में अब आजाद हुए पेशेंट्स जिन्हें अपनी सच्चाई पता चल चुकी है जूडी पर टूट पड़ते हैं। इसी अफरा तफरी में वेडनेसडे एक डरी सहमी फीमेल पेशेंट को बचाने की कोशिश करती है। तभी अचानक हाइड टाइलर सामने आ जाता है और एक ही झटके में वेडनेसडे को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। वेडनेसडे जमीन पर गिरती है, खून से लथपथ, बेहोश और टूटी हुई हालत में। उसी वक्त पीछे से पुलिस उस दानव पर गोली चलाना शुरू कर देती है। जमीन पर वेडनेसडे के दिमाग में एक सच्चाई गूंजती है, उसकी माँ सही थी, उसने कोई रहस्य नहीं सुलझाया बल्कि सब कुछ और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में देखते हैं कि वेडनेसडे हॉस्पिटल में होती है। उसकी माँ मॉर्टिशिया उसके लिए मैकबेथ की किताब पढ़ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्का सा दुख भी साफ दिख रहा था। तभी वहाँ वेडनेसडे के पापा गोमेस पहुंच जाते हैं और प्यार से
पूछते हैं कैसी है मेरी शैतान परी। फिर जैसे ही दोनों बाहर जाते हैं वेडनेसडे को होश आ जाता है। वो अपनी पुरानी प्रिंसिपल को नर्स के रूप में अपने सामने देखती है। फिर जैसे वो बाहर निकलती अचानक एक अजीब सी जगह पहुंच जाती है, एक घने जंगल में। वहां उसे पुरानी प्रिंसिपल वीम्स नजर आती है जो कहती है मैं तुम्हारी नई मार्गदर्शक हूँ। लेकिन वेडनेसडे शक से कहती है झूठ है, ऐसा तो कोई परिवार का ही सदस्य हो सकता है। वीम्स कहती है कि हम दोनों बहुत दूर के रिश्तेदार हैं। इसके बाद वो वेडनेसडे को पूरा रिकैप सुनाने लगती है कि तुम्हारी दिव्य दृष्टि फिर से गायब हो गई। तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड इनिट को उसकी मौत के बारे में नहीं बताया। इतना ही नहीं, तुमने टाइलर को मेंटल हॉस्पिटल से भागने में मदद भी कर दी। मुबारक हो, तुम्हारा यही अभिमान तुम्हें फिर से डुबो देगा। वेडनेसडे गुस्से में कहती है तो फिर आप मेरी शक्तियां लौटा दीजिए, उसके बाद हम दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। इस पर वीम्स कहती है शक्ति तो हमेशा तुम्हारे अंदर ही थी, लेकिन तुमने उसका गलत इस्तेमाल किया। वो फिर अपनी उंगलियां चुटकाती है जिससे वेडनेसडे अचानक जाग जाती है। अब सीन कट होकर मेंटल हॉस्पिटल में दिखता है। वहाँ हम जूडी को देखते हैं जो अब वहाँ की टेम्पोररी डायरेक्टर बन चुकी है। मीडिया के सामने वो बताती है कि 2 हफ्ते पहले एक हादसे के दौरान यहाँ की बिजली चली गई थी। उसी वजह से यहाँ के 46 कैदी यानी मरीज भाग गए। उस हादसे में पिछली डायरेक्टर डॉक्टर रेचल अब इस दुनिया में नहीं रही। पुलिस की मदद से उन 46 में से 43 मरीज पकड़े गए। अब उन्हें कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि ये हॉस्पिटल मतलब विलो हिल कुछ समय के लिए बंद रहेगा। ये बोलकर जूडी रोते हुए चली जाती है। फिर शेरिफ सेंटियागो सामने आकर कहती है लेकिन अभी भी 3 खतरनाक कैदी फरार हैं, फेस्टर, जॉन डो और टाइलर। अगर आपको इनमें से कोई भी दिखे तो तुरंत पुलिस से कांटेक्ट करें। एक रिपोर्टर पूछता है क्या ये तीनों अभी भी इसी इलाके में हैं? शेरिफ कहती है शायद फेस्टर मर चुका है। तभी उसके डिप्यूटी का मैसेज आता है कि वेडनेसडे होश में आ गई। वो तुरंत जूडी को इन्फॉर्म करती है, पूछती है क्या वेडनेसडे का उस हादसे में कोई हाथ हो सकता है? जूडी मुस्कुराते हुए कहती है वो तो बस एक छोटी सी बच्ची है। सुनने में अजीब नहीं लगेगा कि एक आम सी लड़की की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया? शेरिफ कहती है वेडनेसडे कुछ भी हो सकती है लेकिन आम तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर जूडी गुस्से में वहां से निकल जाती है। अपनी गाड़ी में बैठकर वो अपने एक आदमी से फोन पर बात करती है। वो आदमी बताता है लोइस लैब से जितने भी कैदी भागे थे सबको खत्म कर दिया, सिर्फ एक बचा है, पेशेंट 1938। जूडी सख्त लहजे में कहती है शेरिफ को लुइस के पेशेंट के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, उसे जल्दी से ढूंढो। इसके बाद जूडी सीधे वेडनेसडे से मिलने पहुंचती है और उसके लिए लिलीज लेकर आती है। लेकिन वेडनेसडे उसे धमकाते हुए कहती है तेरी सीक्रेट लैब के बारे में पुलिस को जल्दी पता चल जाएगा। जूडी मुस्कुराकर जवाब देती है वहाँ पुलिस को तो सिर्फ खाली डब्बे मिलेंगे, मेरे राज वहाँ दफन है जहाँ कोई पहुंच भी नहीं सकता। फिर वो वेडनेसडे को धमकी देती है मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आगे से तुम मेरे कामों में दखल ना दो। लेकिन वेडनेसडे डट कर कहती है ये तो बस मेरा वार्म अप था, तहस नहस करना तो मेरा शौक है। और हाँ, ये पेशेंट 1938 कौन है? उसे तुम लोगों ने झूठी श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी? वो इतनी खास क्यों है? जूडी बात घुमाने की कोशिश करती है तो वेडनेसडे समझ जाती है और कहती है तुम्हारा एक राज मुझे पता चल गया। इसके बाद जैसे ही वेडनेसडे बाहर निकलती है एक नर्स उसे मरे हुए गुलाब देती है। वो गुलाब किसी और की तरफ से भेजे गए थे। साथ में एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा था तुम और इनिड आज रात मरोगी। वेडनेसडे तुरंत पूछती है ये किसने दिया? नर्स इशारा करती है और पीछे टाइलर खड़ा दिखता है। वेडनेसडे तुरंत उसके पीछे जाती है लेकिन कुछ देर बाद वो कहीं नजर ही नहीं आता। दरअसल टाइलर छुपा हुआ था और किसी तरह खुद को मॉन्स्टर बनने से रोक रहा था। दूसरी तरफ बियांका और एजैक्स गैब्रियल को लेकर स्कूल के उस हिस्से में पहुंचते हैं जो बहुत साल पहले जलकर बर्बाद हो चुका था। अब वहाँ कोई नहीं आता, इसलिए गैब्रियल वहाँ सेफ रह सकती है। वहाँ से निकलते हुए एजैक्स बताता है मैंने गिडियन को गूगल किया तो पता चला किसी ने रिपोर्ट किया है कि उसे बॉस्टन के एक मोटेल में देखा गया। बियांका कहती है मेरी मॉम को इस बारे में मत बताना वरना वो परेशान हो जाएगी। एजैक्स कहता है यकीन नहीं होता कि तुम्हारी मॉम मॉर्निंग सॉन्ग वाले कांड में फंस गई। इस पर बियांका बताती है मेरी मॉम शुरुआत के मेंबर में से एक थी। गिडियन के कहने पर वो लोगों को सायरन सॉन्ग से फंसाती थी। वो कहती है कि हम सब आउटकास्ट की मदद करने निकले हैं जैसे कोई कम्युनिटी हो। फिर वो आगे बताती है मेरे लिए गिडियन किसी हीरो जैसा था, सारे बच्चों में से मैं उसकी फेवरेट थी। लेकिन बाद में मुझे पता चला वो तो मेरी माँ की जगह रिक्रूट करना चाहता था। वहीं से सब कुछ बिगड़ गया। एजैक्स उसे दिलासा देता है तुम्हारी मॉम नेवर मोर में है ये किसी को नहीं पता, वो यहाँ बिल्कुल सेफ है। इधर वेडनेसडे अपने कमरे में लौटती है। वहाँ इनिड पहले से उसका इंतजार कर रही थी। वो बहुत परेशान थी। वहाँ वीम्स भी मौजूद होती है लेकिन ऑब्वियसली इनिड उसे देख नहीं पाती। दोनों फिर टाइलर के बारे में बात करने लगते हैं। वेडनेसडे समझाती है कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, वो हम दोनों को मारना चाहता है, ये उसका प्लान है, तुम चली जाओ, मैं सबको संभाल लूंगी।
इनिड गुस्से में कहती है, मैं उससे डरती नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। बस फिर दोनों दोस्तों में थोड़ी तकरार हो जाती है। गुस्से में इनिड वहां से चली जाती है। गुस्से और उलझन में वेडनेसडे वीम्स से कहती है, मेरे दिमाग से दूर रहो, लेकिन बाहर निकलने पर भी वीम्स उसका पीछा करती रहती है। वो चाहती है कि कम से कम उसकी याद में स्कूल में एक स्टैचू तो होनी ही चाहिए, क्योंकि उसने अपनी जान इस स्कूल के लिए दी थी। इतने में वहां पर प्रिंसिपल डॉट आ जाते हैं, जो बच्चों को शूट कर करके टी शर्ट बांट रहे होते हैं। ये देखकर वीम्स हैरानी से कहती है, ऐसे किसी को मैंने प्रिंसिपल नहीं चुना था, ये आखिर है कौन? खैर, प्रिंसिपल सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके बताते हैं, आज हमारे आउटकास्ट को याद करने का दिन है। सालाना परंपरा के अनुसार आज रात हम नेवरमोर कब्रिस्तान की तरफ जुलूस निकालेंगे और पुरखों को श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद जमकर खाना खाएंगे। ये सुनकर वीम्स ताना मारती है, ये प्रिंसिपल तो सर्कस का बंदर लगता है। वेडनेसडे आगे आकर प्रिंसिपल से कहती है, आज रात का प्लान कैंसिल कर दीजिए। टायलर अभी भी बाहर घूम रहा है, लेकिन प्रिंसिपल उसकी एक नहीं सुनता और कहता है, अगर टायलर यहाँ आ भी गया तो डरने की जरूरत नहीं, यहाँ बहुत सारे आउटकास्ट हैं, सब मिलकर उसे हरा देंगे, खासकर प्रोफेसर कैप्री, वो तो पहले भी एक को संभाल चुकी है। जाते जाते वेडनेसडे पूछती है, आप वीम्स को किस तरह सम्मानित करने वाले हैं? प्रिंसिपल लापरवाही से कहता है, कई सालों से मैं उसकी यादें हर स्टूडेंट के दिमाग से मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो तो दूध की बदबू की तरह जाती ही नहीं। ये सुनकर वीम्स गुस्से में आ जाती है। वेडनेसडे वीम्स को कहती है, अपना आईना देख लिया आपने? अब इसके बाद हम पग्सली को देखते हैं। वो अपने घर पर वीनस फ्लाई ट्रैप को खाना खिला रहा था, तभी उसके पापा गोमेज वहां आते हैं। पग्सली बताता है कि उसे स्लर्प की बहुत चिंता हो रही है, जो भाग गया है, उसे पता नहीं है वो कहाँ है और किस साल में होगा। गोमेज उसे समझाते हैं, तुम्हारे अंकल फेस्टर के साथ एक चुपा काबरा हुआ करता था, उसे जितना भी खिलाओ वो कभी पालतू नहीं बना। स्लर्प भी वैसा ही है, लेकिन पग्सली कहता है, स्लर्प मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसकी परवाह करता हूँ। इस पर गोमेज कहता है, तो फिर हम दोनों मिलकर उसे ढूंढने निकलते हैं, थोड़ी एडवेंचर भी हो जाएगी। दूसरी तरफ हम उसी सोल्जर को देखते हैं जो कि भागे हुए पेशेंट को ढूंढ रहा था। उसे जंगल में पैरों के निशान दिखाई देते हैं और वो एक खंडर के अंदर पहुंचता है। वहीं पर टायलर छुपा हुआ था, उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे बार बार अपने पापा की परछाई नजर आती है, जो बस उसे ताना देते रहते हैं। गुस्से में टायलर चिल्लाता है, आपको हमेशा से पता था मेरा यही हाल होगा, फिर भी आपने मुझे संभाला नहीं, अब मुझे अकेला छोड़ दीजिए। तभी सोल्जर अंदर आता है। पानी में हलचल देखकर वो गोली चला देता है, लेकिन वहां सिर्फ एक पुतला था। अचानक टायलर हाइड में बदलकर सोल्जर को मार डालता है। इस बीच स्लर्प जंगल में इधर उधर भटक रहा था। अब सीन स्कूल की तरफ शिफ्ट होता है। वेडनेसडे अपनी म्यूजिक टीचर कैप्री से मिलती है। वो पूछती है, क्या आप पहले भी हाइड से लड़ चुकी हैं? और फिर सीधे सवाल करती है, ये एल्फी पेन कौन है? वो आपका बॉयफ्रेंड हुआ करता था ना, लेकिन सुना है कि वो भी टायलर की तरह मॉन्स्टर था, आपने ही उसे मारा था। वेडनेसडे रिक्वेस्ट करती है, टायलर आने वाला है, उससे पहले हाइड के बारे में मुझे आप जो जानती हैं सब बता दीजिए। लेकिन कैप्री चुप रहती है। जब वेडनेसडे जाने लगती है तब कैप्री बोलती है, मैं एल्फी को कभी समझ नहीं पाई, लेकिन मैं उसे बहुत प्यार करती थी, उसकी मास्टर भी उसे बहुत प्यार करती थी। मास्टर के ऑर्डर पर ही वो मुझे मारने आया था, लेकिन उस दिन अपने मास्टर को ही उसने मार डाला। ये सुनकर वेडनेसडे पूछती है, लेकिन हाइड तो अपने मास्टर के बिना जिंदा नहीं रह सकते। कैप्री समझाती है, मेल हाइड्स नहीं रह सकते, लेकिन फीमेल हाइड्स रह लेती हैं, वो और भी ज्यादा ताकतवर होती हैं। अब वेडनेसडे के दिमाग में एक नया सवाल घूमने लगता है, क्या हाइड नया मास्टर एक्सेप्ट कर सकता है? स्लर्प उस सोल्जर की लाश के पास पहुंचता है। उसके पास पेशेंट 1938 की फोटो होती है। फोटो देखकर स्लर्प थोड़ा इमोशनल हो जाता है। इधर वीम्स अभी भी दुखी थी कि उसे वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा जो उसे मिलना चाहिए था। दूसरी तरफ वेडनेसडे थॉर्नहिल की चीजें देख रही होती है। तभी वहां मोर्टिशिया आ जाती है। आज डे ऑफ द डेड का दिन था। मोर्टिशिया वहां पर कुछ एहसास करती है जो वीम्स के आने पर होता है। ये सुनकर वीम्स का चेहरा खिल उठता है, लेकिन मोर्टिशिया जैसे ही कहती है, बेचारी की जिंदगी बहुत अकेलेपन से भरी थी, तो वीम्स तुरंत जवाब देती है, मैंने जिंदा दिल जिंदगी जी थी। वेडनेसडे बीच में बोल पड़ती है, हाँ, और आप अपने मरने से पहले ही मर चुकी थी। मोर्टिशिया वेडनेसडे के हाथ में किताब देखती है और सोचती है ये जरूर टायलर से जुड़ा हुआ है। वो डर जाती और अपनी बेटी से कहती है कि प्लीज उससे दूर रहो। वेडनेसडे गुस्से में वहां से चली जाती है। इधर इनिड अपने बॉयफ्रेंड ब्रूनो के साथ थी। ब्रूनो उसे समझा रहा होता है, तुम्हें घर लौट जाना चाहिए, यहाँ तुम्हारे लिए रहना सेफ नहीं। तभी अचानक इनिड भागते हुए कमरे में आती है और थिंग से कहती है, टायलर को हराने के लिए हमें नाइट शेड्स की मदद लेनी होगी। थिंग एक चिट्ठी एजैक्स को देता है जिसमें लिखा था उसे रात 10 बजे इयागो टावर आना है। ये सब एग्नेस देख लेती है।
रात को पग्सली और उसके पापा गोमेज जंगल में स्लर्प को ढूंढने आते हैं। काफी वक्त बीत चुका था, दोनों लगभग हार मान चुके थे। जब वो वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग पिलग्रिम वर्ल्ड की तरफ जा रहे थे। दोनों भी उसी तरफ निकल जाते हैं। उधर पुलिस को उस सोल्जर की लाश मिलती है। एक ऑफिसर बताता है कि विक्टिम के दिमाग को खोपड़ी से चूस लिया गया है। शेरिफ को याद आता है कि 1 महीना पहले ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर की बॉडी भी इसी हालत में मिली थी। हॉस्पिटल में भी 2 लाशें मिली थी जिनका यही हाल था और नेवरमोर स्कूल यहाँ से बहुत नजदीक था, इसीलिए शेरिफ आदेश देती है स्कूल पर नजर रखो। पग्सली और गोमेज जैसे ही पिलग्रिम वर्ल्ड पहुंचते हैं वहाँ आर्लीन उनका स्वागत करती है। वहाँ मेले में बहुत भीड़ होती है और वहीं पर स्लर्प भी पहुंच जाता है। इधर एग्नेस वेडनेसडे से मिलने आती है। वो बस ये बताने आई थी कि उसे वेडनेसडे की बहुत चिंता रहती है। साथ ही वो एक इनविटेशन कार्ड भी लाती है। कहती है नाइट शेड्स का शायद कोई दूसरा प्लान है। रात 10 बजे इनिड नाइट शेड्स के मेंबर को बुलाती है। एजैक्स उसे देखकर कहता है तुम तो हमारी टीम की मेंबर भी नहीं हो, लेकिन बियांका उसे शांत कराती है। इनिड सबको बताती है टाइलर हमें मारने वाला है। इतने में वहाँ वेडनेसडे भी पहुंच जाती और कहती है टाइलर जो भी करेगा आज ही करेगा और मेरे पास उसे काबू करने का एक प्लान है। फिर वेडनेसडे लैब में जाकर एक दवाई बनाने लगती है जिसका फॉर्मूला उसने थॉर्न हिल के जर्नल में देखा था। थिंग उसके लिए नाइट शेड्स वाली केमिकल ले आता है। वीम्स उसे चेतावनी देती है हाइट को कंट्रोल करने का आइडिया बहुत रिस्की है। थॉर्न हिल टाइलर को काबू कर पाई थी क्योंकि वो स्मार्ट थी, लेकिन तुम टाइलर से प्यार करती हो। वेडनेसडे गुस्से में कहती है मैं उससे नफरत करती हूँ। वीम्स मुस्कुराकर जवाब देती है नफरत भी तो एक फीलिंग है। वेडनेसडे दवाई सिरिंज में भरती है और वहां से निकल पड़ती है। उधर स्लर्प हॉन्टेड मेज में घुस जाता है। जब लोग उसे परेशान करने लगते हैं तो स्लर्प अचानक गुस्से में एक आदमी को मार डालता है। लोग डर के मारे चीखने लगते हैं। आर्लीन भी घबराकर चिल्ला उठती है। पुलिस को कंप्लेंट मिलते ही वो लोग तुरंत वहां पहुंचते हैं। पग्सली को जब पता चलता है कि सामने एक ज़ॉम्बी है तो वो बड़ा खुश हो जाता है और उसे पकड़ने के लिए अंदर चला जाता है। स्लर्प को सामने देखकर वो उसे बिजली का झटका देता है। तभी ज़ॉम्बी कहता है रुक जाओ। ये सुनकर पग्सली हैरान रह जाता है कि ज़ॉम्बी बोल भी सकता है। इतने में पुलिस वहां पहुंच जाती है। पीछे वाले रास्ते से ज़ॉम्बी भाग निकलता है और ये सब गोमेज देख लेता है। पग्सली बाहर निकलकर अपने डैड से झूठ बोलता है कि ज़ॉम्बी नहीं मिला। उधर मोटिशिया जुलूस में जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी वहां पेशेंट 1939 आ जाती है। मोटिशिया उसे फ्रांसुआज कहकर बुलाती है और हैरान होकर बोलती है हम लोगों ने तो तुम्हारा फ्यूनरल रखा था। फ्रांसुआज बताती है कि उन्होंने मुझे कैद में रखा था। फिर वो वेडनेसडे की फोटो उठाती है और पूछती है ये तुम्हारी बेटी है? इसी ने तो मुझे बचाया था। वो मदद मांगती है कि उसका बेटा खो गया है और उसे ढूंढने में मदद चाहिए, मतलब टाइलर को। वो कहती है वो यहीं आने वाला है। इधर कब्रिस्तान में प्रिंसिपल और सारे स्टूडेंट्स पहुंच जाते हैं। उनके बीच में टाइलर भी पहुंच जाता है। थिंग इशारा करके वेडनेसडे को बता देता है वो आ गया है। वेडनेसडे और उसकी टीम सतर्क हो जाती है। इनिड सीधे टाइलर के सामने जाती है और उसे एक बिल्डिंग की तरफ लेकर आती है। वहां बाकी लोग बाहर निकलते हैं। टाइलर कहता है तलवार से मेरा कुछ नहीं होगा और वो खुद को राक्षस मतलब हाइड में बदल लेता है। जैसे ही वेडनेसडे सिरिंज लेकर पीछे से आती है राक्षस उसे जोर से पीछे फेंक देता है। वो इनिड को मारने वाला था कि वेडनेसडे बीच में आकर उसे रोक लेती है। तभी वहां दूसरा हाइड आ जाता है। वो टाइलर को दूर फेंक देता है और वेडनेसडे को मारने ही वाला था कि मोटिशिया उसे रोक देती है और वो दूसरा हाइड कोई और नहीं बल्कि फ्रांसुआज थी। दोनों हाइड वहां से भाग जाते हैं। वेडनेसडे गुस्से में अपनी माँ से कहती है सब कुछ मेरे काबू में था, आपने उसे फ्रांसुआज बुलाया, क्या वो टाइलर की माँ थी? मोटिशिया बताती है हाँ, और उसे हॉस्पिटल से तुमने ही रिहा किया था। उसने मुझसे कहा कि वो अपने बेटे को काबू करेगी और उसे यहाँ से हमेशा के लिए ले जाएगी। इधर वापस आने के बाद गोमेज मोर्टिशिया को बताता है वो ज़ॉम्बी असल में आइजैक है। मोर्टिशिया भी कह देती है कि फ्रांसुआज भी जिंदा है। जूडी के घर आते ही आइजैक उससे मिलने आता है। अब इधर फ्रांसुआज अपने बेटे का ध्यान रखती है। दूसरी तरफ फुल मून ना होने पर भी इनिड वेयरवुल्फ में बदल जाती है और ये सब कैप्री देख लेती है। अब देखते हैं कि वेडनेसडे इनिट की तरह रंग बिरंगे कपड़े पहनकर उसी की तरह अतरंगी हरकतें करते हुए सब स्टूडेंट्स के सामने डांस करने लगती है। लेकिन सवाल यह है कि ये करिश्मा हुआ कैसे? इसके लिए कहानी जाती है 16 घंटे 36 मिनट पहले। प्रिंसिपल के रूम में वेडनेसडे, उसके मम्मी पापा और इनिड प्रिंसिपल और शेरिफ को बता रहे होते हैं कि टाइलर जुलूस में आया था और उन्होंने उसे फंसाने और काबू करने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। वहाँ एक दूसरा हाइड भी आ गया था। वेडनेसडे बताती है कि दूसरा
हाइड फ्रांसवास थी। शेरिफ कहती है लेकिन वो तो 15 साल पहले ही मर चुकी है। मोटिशा आगे बोलती है कि फ्रांसवास ने मुझसे वादा किया था कि वो अपने बेटे को लेकर यहाँ से जा चुकी है और अब कभी जेरिको वापस नहीं आएगी। शेरिफ मोटिशा को अरेस्ट करने के बारे में सोचती है लेकिन वेडनेसडे टोक देती है, ये गलती तो आपकी ही थी कि आपने अपनी पूरी टीम पिलग्रिम वर्ल्ड भेज दी। प्रिंसिपल स्कूल में कर्फ्यू लगा देते हैं। इधर वीम्स वेडनेसडे को चिढ़ाने लगती है कि तुमने जो कुछ भी किया उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। वेडनेसडे आखिरकार पूछती है मैं ये सब कैसे रोकूं। वीम्स बताती है तुम्हारी माँ के साथ अनबन चल रही है, उसकी वजह से तुम्हारी दिव्य दृष्टि चली गई। ऐसी शक्ति सुलझे हुए रिश्तों पर टिकती है। वो सलाह देती है कि फिलहाल अपनी माँ के साथ रिश्ता ठीक करो। इतने में प्रोफेसर ऑर्लोफ वहां जाते हैं और पूछते हैं तुम किससे बात कर रही हो। वेडनेसडे उनसे फ्रांसवास के बारे में पूछती है। प्रोफेसर बताते हैं कि उसका एक भाई भी था आइजैक, उसी ने मेरा ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनाया था। उसे मसीहा बनने का बहुत शौक था। उसका मेंटोर था स्टोनहर्स्ट, उसी ने आइजैक के लिए इयागो टावर में एक लैब बनवाई थी। लेकिन एक दिन वहां धमाका हो गया। कुछ लोगों को लगा कि आइजैक मर गया, कुछ लोगों को लगा वो भाग निकला। वेडनेसडे गुस्से में पग्सली से जाकर मिलती है और पूछती है तुमने उस ज़ॉम्बी को कब देखा था। पग्सली बताता है मैंने उसे पिलग्रिम वर्ल्ड में देखा था। वेडनेसडे बताती है उसका नाम आइजैक नाइट है। पग्सली अपनी बहन को एक फोटो देता है जो ज़ॉम्बी की जेब से गिरा था। उसमें फ्रांसवास की तस्वीर थी, मतलब साफ था आइजैक अपनी बहन को ढूंढ रहा है। उधर फ्रांसवास टायलर की देखरेख कर ही रही होती है। उसका पैर बेड़ियों से बंधा होता है। फ्रांसवास जोर से खांसने लगती है और खून भी निकलता है जिससे वो छुपाती है। टायलर उस पर चिल्लाता है तो फ्रांसवास उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। इधर इनिड से मिलने ब्रूनो आता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी वहां कैप्री पहुंच जाती है और ब्रूनो चला जाता है। कैप्री इनिड से पूछती है कल रात क्या हुआ था। इनिड घबरा कर कुछ भी बताना नहीं चाहती, लेकिन कैप्री कहती है मुझे जो समझ आ रहा है उससे लगता है कि तुम अल्फा बनने वाली हो। पहली बार जब तुम वुल्फ बनी थी तो ब्लड मून की रात थी और ये तुम्हारे अल्फा होने का इशारा है। अल्फा सबसे शक्तिशाली होते हैं। इनिड घबरा जाती है क्योंकि उसे पता है अल्फा हमेशा अकेले हो जाते हैं। तभी कैप्री को खबर मिलती है कि स्कूल में कर्फ्यू लग चुका है। वेडनेसडे अपनी नानी हेस्टर से मिलने जाती है और कहती है मुझे अपनी साइकिक पावर वापस चाहिए। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद वेडनेसडे फ्रांसवास की फोटो दिखाती और कहती है मैंने गलती से इसे भी फ्री कर दिया। नानी माँ उसे प्रोफेसर रोजालिन रॉटवुड के बारे में बताती है जो कमाल की रेवन थी और स्कूल में र्यून्स और एंशिएंट क्रिप्टोलॉजी पढ़ाया करती थी। जिस घर में वेडनेसडे के मम्मी पापा मोटिशिया और गोमेज ठहरे हुए हैं वो असल में रोजालिन का घर था। उसके पास भी ऐसे ही साइकिक पावर्स थी। नानी माँ समझाती है रोजालिन कब्रिस्तान में दफन है। उसकी कब्र का पत्थर काली शक्तियों से भरा हुआ है। अगर कोई रेवन वहां लिखे शब्दों को दोहराए तो उसे थोड़े समय के लिए दिव्य दृष्टि मिल जाती है। कर्फ्यू होने के बाद वेडनेसडे कब्रिस्तान जाने का प्लान बनाती है। इनिड उसे रोकने की कोशिश करती है। दोनों दोस्तों के बीच फिर से झगड़ा हो जाता है। इनिड गुस्से में कहती है तुम हमेशा प्रॉब्लम्स खड़ी करती हो फिर उन्हें सॉल्व करके लोगों की नजर में हीरो बन जाती हो। खैर गुस्से में वेडनेसडे कब्रिस्तान निकल जाती है। उधर थिंग से पता चलता है कि कैप्री रूम्स चेक करने के लिए आने वाली है। इनिड तुरंत निकलती है वेडनेसडे को वापस लाने। कब्रिस्तान में वेडनेसडे रोजालिन की कब्र पर लिखे शब्दों को दोहराती है और उसे विजन आता है। उसके सामने रोजालिन प्रकट होती है और कहती है अपनी साइकिक पावर वापस पाने के लिए इस फ्लेम पर हाथ रखो, लेकिन याद रखना अगर गलती से हाथ हटाया तो इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तभी इनिड वहां वेडनेसडे को बुलाने पहुंचती है। वेडनेसडे फ्लेम से हाथ हटा लेती है। नतीजा ये होता है कि दोनों कब्रिस्तान में बेहोश होकर गिर जाती हैं। अब जैसे कि कहा गया था कीमत चुकानी पड़ेगी, हुआ ये कि इनिड और वेडनेसडे की आत्मा बदल जाती है। अब इनिड वेडनेसडे के शरीर में है और घबरा कर चिल्लाने लगती है। वेडनेसडे को ऐसा देखकर काफी मजा आता है। वेडनेसडे असली वाली फिर से कब्रिस्तान जाकर सब कुछ ठीक करने का सोचती है। इनिड बहुत घबराई हुई थी। तभी बियांका इनिड को बुलाती है। वो इनिड जो अब वेडनेसडे के शरीर में थी उसकी अजीब हरकतें देखकर वो हैरान हो जाती है। असल वाली वेडनेसडे मतलब इनिड के शरीर में जो है वो कहती है तुम किसी से बात मत करो, अकेले जाकर बैठ जाओ और सबसे दूर रहो। इतने में एग्नेस सामने आ जाती है और केस का अपडेट देने लगती है। लेकिन इनिड जो वेडनेसडे के शरीर में है उसे कुछ समझ नहीं आता। वो बस अपने खाने का ऑर्डर लेकर चली जाती है। ये देखकर एग्नेस को काफी अजीब लगता है। उधर असली वेडनेसडे ब्रूनो उसके पीछे आ जाता है, लेकिन वेडनेसडे उसे उठाकर पटक देती है और वापस चली जाती है।
रंग बिरंगी आइसक्रीम खाने के बाद इनिड जो वेडनेसडे के शरीर में थी उसके शरीर में खुजली होने लगती है। तभी मोटिशिया वहां आ जाती है और कहती है मेरे पास इसका इलाज है। वो क्रीम लगाती है और खुजली तुरंत गायब हो जाती है। मोटिशिया बताती है इस क्रीम में ताजा हड्डियों की राख है, इस राख से हमें मिलती है लाश जैसा निखार। इनिड ये सुनकर हक्की बक्की रह जाती है। मोटिशिया वेडनेसडे जो असल में इनिड है उसे दवा देती है और उसे इतना खिला खिला देकर कहती है आज रात तुम्हें डिनर के लिए आना चाहिए, तुम्हारा भाई भी आने वाला है। इधर असली वेडनेसडे फिर से रोजालिन की कब्र पर पहुंचती है, लेकिन वहां वीम्स आकर ताना मारने लगती है। कहती है पहले भी ऐसा हो चुका है और जिन 2 लोगों के साथ ये हुआ था 24 घंटे में उनकी मौत हो गई। उधर आइजैक धीरे धीरे ज़ॉम्बी से इंसान में बदल रहा था। वो एक डॉग हाउस के अंदर चला जाता है। इधर फ्रांसवास और टाइलर नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी अचानक आइजैक वहां आ जाता है। फ्रांसवास पहले तो घबराकर बंदूक उठा लेती है और कहती है तुम तो मर चुके थे, लेकिन अगले ही पल वो अपने भाई को गले लगा लेती है और अपने बेटे को कहती है ये तुम्हारे मामा आइजैक हैं। लेकिन तभी फ्रांसवास को तेज खांसी होने लगती है। आइजैक बताता है हाइड बिना मास्टर के ज्यादा समय तक जी नहीं सकते। वो अपनी बहन से कहता है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, मुझे बस उस मशीन की जरूरत है। फ्रांसवास बताती है कि मशीन मेंटल हॉस्पिटल में रखी हुई है, सिर्फ जूडी ही उसे चला सकती है। आइजैक तब जूडी का आई कार्ड दिखाकर कहता है वो अब इस दुनिया में नहीं रही और अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उधर कैप्री हैरान रह जाती है जब वो इनिड को वायलिन बजाते हुए देखती है, जबकि असल में उसके अंदर वेडनेसडे है। कैप्री से उसे पता चलता है कि इनिड दरअसल अल्फा वेयरवुल्फ है। वेडनेसडे वहीं पर रोजालिन की पेंटिंग देखती है। कैप्री उसे बताती है कि सालों पहले रोजालिन यहीं पढ़ाती थी। फिर वेडनेसडे अपनी माँ से मिलने उनके कॉटेज पहुंचती है। मोटिशा को लगता है कि सामने इनिड खड़ी है और वो पूछती है क्या तुम्हें यहाँ वेडनेसडे ने भेजा है, उसे बोल देना आज रात डिनर पर मिलते हैं। इधर थिंग इनिड को वेडनेसडे की डायरी पढ़ने से रोक रहा होता है। उस नॉवल में इनिड के बारे में ही लिखा होता है कि ताकतवर होने के बाद भी इनिड पागलों जैसी हरकतें करती है। ये पढ़कर इनिड को गुस्सा आता है और वो फिर रंग बिरंगे कपड़े पहनकर बाहर निकलती है। सब स्टूडेंट्स को गले लगाती है, डांस करती है, लेकिन उसकी खुजली फिर से लौट आती है। वो छटपटाने लगती है और ये सब असली वेडनेसडे जो कि इनिड के शरीर में है दूर से देख लेती है। वेडनेसडे ब्रूनो से मिलने जाती है। ब्रूनो फोन पर बात कर रहा था। जब वेडनेसडे पीछे खड़ी होती है तो ब्रूनो कहता है मैं अपनी मॉम से बात कर रहा था, वो फिलीपींस में रहती है। लेकिन वेडनेसडे उसकी लैंग्वेज समझ लेती है और कहती है तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे। इधर कैप्री इनिड को कहीं ले जाती है और ये सब कुछ एग्नेस देख लेती है। इनिड अपनी खुजली वाला वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देती है वेडनेसडे से बदला लेने के लिए, लेकिन तभी एग्नेस आ जाती है और उसे देखकर इनिड वेडनेसडे जैसा सख्त बनने की कोशिश करती है। एग्नेस को लगने लगता है कि शायद वेडनेसडे को कोई बीमारी हो गई है, तभी वो ऐसी हरकतें कर रही है। एग्नेस बताती है कि इनिड लुपिन केज में गई हुई है, कैप्री उसे ले गई, ब्रूनो से ब्रेकअप हो गया उसका। ये सुनकर इनिड जो कि वेडनेसडे के अंदर में है वो गुस्से में आ जाती है। एग्नेस को लगता है कि वेडनेसडे का यह पागलपन इनिड का असर है। इनिड जो कि वेडनेसडे के अंदर है वो गुस्से में एग्नेस से कह देती है मैंने बस तुम्हारा इस्तेमाल किया, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड की जगह कभी नहीं ले सकती। ये सुनकर एग्नेस का दिल टूट जाता है और वो रोते हुए प्रोफेसर के सपोर्ट ग्रुप में चली जाती है। उधर डिनर के वक्त पूरा एडम्स परिवार लर्च द्वारा बनाए गए खाने का मजा ले रहे थे। इनिड खाना देखकर डर जाती है। मोटिशा कहती है क्या हो गया, ये तो तुम्हारा फेवरेट डिश है। गोमेज हंसते हुए कहता है ये जानवर हमारी गाड़ी के सामने आ गया था, 2 बार गाड़ी चढ़ाकर इसका कीमा बना दिया, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। इसी बीच पग्सली कबूल करता है कि उसने ज़ॉम्बी को जानबूझकर खुला छोड़ दिया। ये सुनकर गोमेज उसे लेकर वहां से चले जाते हैं। मोटिशिया वेडनेसडे से कहती है मैंने इनिड को रोजालिन के कमरे में देखा, क्या तुम्हें पता है वो वहां क्यों गई थी? वेडनेसडे कहती है नहीं मुझे नहीं पता। तभी मोटिशिया को एहसास होता है कमरे में और भी कोई मौजूद है और अचानक वहां पर वीम्स दिखाई देने लगती है। वो बताती है कि अब वो वेडनेसडे की मार्गदर्शक है। वीम्स सब कुछ साफ कर देती है कि वेडनेसडे और इनिड की आत्मा अदला बदली हो चुकी है। ये सुनकर इनिड डर के मारे कहती है वेडनेसडे लुपिन गुफा में कैद है। मोटिशा कहती है तुम्हारे पास तब सिर्फ सुबह तक का समय है, जिंदा रहने का यही तरीका है। उधर आइजैक प्रोफेसर ऑर्लोफ के सामने आ जाता है। प्रोफेसर उसे देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन आइजैक उन्हें तुरंत मार डालता है। इसी बीच एग्नेस गलती से वहां पहुंच जाती है और सब कुछ देख लेती है, लेकिन तुरंत खुद को इनविजिबल कर लेती है। आइजैक अपनी बहन से मिलता है और उसे वो पावर सोर्स दिखाता है जिसकी वजह से प्रोफेसर अब तक जिंदा थे। टाइलर कार की डिक्की में जूडी की लाश देखता है और उसे लग रहा था वहां कोई और भी है, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता। फिर वो तीनों वहां से निकलते हैं। इधर इनिड असली वेडनेसडे से मिलने के लिए गुफा तक पहुंचती है और उसे बाहर निकालती है। तभी एग्नेस
एग्नेस का कॉल आता है। एग्नेस कहती है, मुझे पता है वेडनेसडे तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती, लेकिन मैंने टाइलर और आइजैक को ढूंढ लिया है। मैं उनकी गाड़ी में छुपी हुई हूँ और तुम्हें अपना लोकेशन भेज रही हूँ। ये सुनते ही वेडनेसडे और इनिड तुरंत हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं। हॉस्पिटल में आइजैक मशीन ऑन करता है और अपनी बहन को प्रोसीजर के लिए तैयार करता है। वो कहता है कि अब तुम्हें इस श्राप से आजादी मिलेगी, लेकिन टाइलर कहता है ये कोई श्राप नहीं है, मॉन्स्टर बनना तो असली आजादी है। उसकी माँ जवाब देती है, इस आजादी की एक कीमत है। उसी वक्त वहाँ एग्नेस भी मौजूद होती है। वो वेडनेसडे का भेजा हुआ मैसेज पढ़ रही थी। टाइलर को एहसास होता है कि यहाँ कोई और भी है और वो तुरंत एग्नेस को पकड़ लेता है और उसे पिंजरे में बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद वेडनेसडे और इनिड हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वेडनेसडे जैसे ही एग्नेस को फ्री करने वाली होती है तभी टाइलर वहां जाता है। इनिड पीछे से हमला करती है और वेडनेसडे वुल्फ में बदलने लगती है क्योंकि वो इनिड के शरीर में थी, लेकिन मशीन सही से काम नहीं करती और गड़बड़ी हो जाती है। तभी वेयरवुल्फ बाहर निकल आता है और टाइलर को गले से पकड़ लेता है। इनिड कहती है, हमें बाहर निकलना होगा। फिर वो तीनों वहां से भागते हैं। उधर फ्रांसवास, टाइलर और आइजैक भी हॉस्पिटल से निकलते हैं और पीछे से पूरा लैब ब्लास्ट हो जाता है। जंगल में एग्नेस को सच्चाई पता चल जाती है कि वेडनेसडे और इनिड की आत्मा अदला बदली हो चुकी थी। फिर दोनों मिलकर रोजालिन की कब्र पे हाथ रखते हैं। इनिड वेडनेसडे के रूप में कहती है, वेडनेसडे बनकर मुझे समझ आया कि तुम कितनी नीडर हो, लेकिन तुम्हें बस इस बात का डर है कि लोग तुम्हारे अंधेरे वाली साइड देखकर तुम्हें अपनाएंगे नहीं। वेडनेसडे जवाब देती है, और तुम्हें लगता है कि अल्फा बनकर तुम अकेली रह जाओगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कमजोर समझना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। इनिड मुस्कुराती है और फिर दोनों बेहोश होकर गिर जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है दोनों वापस अपने अपने शरीर में लौट आते हैं। अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। तभी वीम्स वेडनेसडे को बताती है कि इनिड की मौत टल चुकी है, लेकिन अब किसी और की जान जाने वाली है और इस बार एडम्स फैमिली का कोई सदस्य मरेगा। लेकिन बड़ा सवाल है, कौन? अब कहानी जाती है 15 साल पहले फ्लोरिडा के मॉर्निंग शहर में। एक बार में हम डॉट को देखते हैं जो कि पहले जवान हुआ करता था। वो वहाँ के बारटेंडर के साथ बातें कर रहा था और वो बारटेंडर कोई और नहीं बल्कि गिडियन है, जो कि फिलहाल एक स्ट्रगलिंग एक्टर है। डॉट उसे एक मौका देना चाहता है। वो अपना एक मूवमेंट शुरू करने वाला है ताकि सारे आउटकास्ट लोग एक साथ जुट जाएं और अपनी काबिलियत को निखारें। डॉट बताता है कि उसने सारी प्लानिंग्स कर ली हैं। गिडियन, जिसका असली नाम आर्नोल्ड है, उसे डॉट समझाता है कि तुम इसी काम के लिए बने हो, तुम मेरे आंदोलन की पहचान बनोगे और इस मूवमेंट का नाम होगा मॉर्निंग सॉन्ग। गिडियन भी इसके लिए मान जाता है। अब कहानी आ जाती है प्रेजेंट में, जहां प्रिंसिपल डॉट को न्यूज़पेपर से पता चलता है कि गिडियन को देखा गया है। इसके बाद प्रिंसिपल एक गुप्त रास्ते से अंदर जाते हैं और वहां बियांका और उसकी माँ गैब्रियल को पकड़ लेते हैं, लेकिन प्रिंसिपल कहता है, घबराओ मत, मैं तुम्हारी माँ को अच्छे से जानता हूँ। यहाँ पता चलता है कि असल में वो प्रिंसिपल ही था जिसने सालों पहले गैब्रियल को गिडियन से मिलवाया था। बियांका पूछती है, क्या आप मॉर्निंग सॉन्ग का हिस्सा हैं? डॉट कहता है, मैं खुद मॉर्निंग सॉन्ग हूँ। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर डॉट कहता है, तुम दोनों के वजह से बातें बिगड़ गई। गैब्रियल पूछती है, तो आप चाहते क्या हो? प्रिंसिपल कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों फिर से अपने अपने काम पर लौट जाओ। प्रोफेसर की हत्या के बाद भी स्कूल में होने वाले गाला पर कोई रोक नहीं लगाने वाला। ये सुनकर शेरिफ थोड़ी हैरान हो जाती है। तो प्रिंसिपल कहता है, प्रोफेसर भी यही चाहते थे कि हम सब शांत रहें और आउटकास्ट की एकता दिखाएं। इधर इनिड स्कूल में पुलिस देखकर कहती है, आखिर ये लोग मॉन्स्टर कैसे पकड़ेंगे? तो वेडनेसडे बोलती है कि तुम तो मेरी तरह नेगेटिव बन गई हो। इनिड कह देती है, हाँ, तुम्हारी छाप जो मेरे अंदर रह गई है। तभी वहाँ एग्नेस आ जाती है और इनिड से उसका हमेशा की तरह नोक झोंक शुरू हो जाता है। वेडनेसडे बताती है कि इनिड की मौत टल चुकी है, लेकिन अब कोई और मरने वाला है। ये सुनकर इनिड खुश हो जाती है कि उसकी जान बच गई, लेकिन वो पूछती है, अब कौन मरेगा? वेडनेसडे बताती है, एडम्स परिवार का ही कोई मरेगा। एग्नेस आइजैक के नाम का एक फाइल निकालकर वेडनेसडे को देती है। इधर गोमेज और मोटिशिया चूहों को खाने के लिए बैठे ही होते हैं कि तभी वहां वेडनेसडे आ जाती है आइजैक वाला फाइल लेकर। उसे पता चला कि आइजैक उसके पापा गोमेज का रूममेट हुआ करता था। फिर वो बताने लगते हैं कि आइजैक की मदद से ऑगस्टस स्टोनहर्स्ट को यह पता लगाना था कि आउटकास्ट को शक्ति कहाँ से मिलती है, लेकिन आइजैक कुछ और ही चाहता था। वो तो अपनी बहन के अंदर के मॉन्स्टर मतलब हाइड को मारना चाहता था। गोमेज कहता है, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पग्सली का ज़ॉम्बी असल में आइजैक था। मैंने तो उसे पहली बार पिलग्रिम वर्ल्ड में देखा, तब जाकर पता चला। वेडनेसडे बताती है कि फ्रांसवास मोटिशिया से किया गया वादा तोड़कर वापस आ चुकी है। ये सुनकर मोटिशिया उठकर चली जाती है, अपने पौधों को खिलाने लगती है। फिर वेडनेसडे अपनी माँ से बात करती है और उसे अपनी माँ का लिखा हुआ एक किताब भी मिलता है। वेडनेसडे कहती है, इसे पढ़कर तो मुझे उल्टी आ गई थी। फिर वो बताती है कि इनिड की मौत टल चुकी है, लेकिन उसके बदले अब कोई एडम्स मरेगा। ये सुनकर मोटिशिया
डर जाती है। इधर स्कूल में ब्रूनो आकर इनिड से मिलता है और वो उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सोफिया के बारे में सच्चाई बताता है कि सोफिया उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, लेकिन कल रात ही उनका ब्रेकअप हो गया। वो इनिड का भरोसा जीतने के लिए कहता है कि मैं तुम्हें खुद गाला में ले जाना चाहता हूँ। इतने में कैप्री चिल्लाती है, इनिड अभी क्लास में आओ। वो गुस्से में पूछती है, कल रात तुम पिंजरे से क्यों भाग गई थी? अल्फा बनना कोई मजाक की बात नहीं है। अगर कोई अल्फा फुल मून की रात भेड़िया बन गया तो चांस ये है कि वो कभी इंसान नहीं बन पाएगा। ये सुनकर इनिड डर जाती है। कैप्री और भी डरावनी बात बोलती है, जब तुम भेड़िया बन जाओगी तो बाकी भेड़िए तुम्हें मार डालेंगे। मेरी बात मानो, तुम तभी सेफ रहोगी जब सूरज ढलने के बाद तुम खुद को पिंजरे में बंद कर लो। तुम्हारे साथ तब कुछ नहीं होगा। उधर आइजैक और टाइलर में झगड़ा होने लगता है क्योंकि टाइलर अब तक वेडनेसडे को मारकर अपना बदला नहीं ले पाया, इसलिए वो शहर छोड़कर जाना चाहता है। फ्रांसवास फिर से खांसने लगती है। टाइलर देखता है कि दवाइयां भी खत्म हो चुकी हैं। आइजैक कहता है कि शहर में जानवरों का हॉस्पिटल है, वहीं चलते हैं। अगली सुबह वेडनेसडे और थिंग टाइलर के साथ फ्रांसवास के घर पहुंच जाते हैं। वहां पर वीम्स भी आ जाती है और फ्रांसवास को याद करने लगती है। वेडनेसडे गुस्से में कहती है कि अगर आप कोई मदद नहीं करना चाहती तो गायब हो जाइए। तभी थिंग इशारा करता है और वेडनेसडे टेजर लेकर डॉग हाउस के नीचे जाती है और वही असली ठिकाना निकलता है जहां टाइलर, फ्रांसवास और आइजैक रह रहे थे। वहां उसे दवाइयों की खाली शीशी और एक खून लगा हुआ रुमाल भी मिलता है। वेडनेसडे को समझ आ जाता है कि फ्रांसवास मरने वाली है। तभी वहां एक तितली आ जाती है। वेडनेसडे उस तितली को लेकर यूजिन के पास जाती है। यूजिन एक नया तितली देखकर एक्साइटेड हो जाता है। वेडनेसडे बताती है कि मैं ज़ॉम्बी के पीछे गई थी, तभी ये तितली मिली। ज़ॉम्बी सुनकर पग्सली को लगता है कि वेडनेसडे को वो ज़ॉम्बी मिल गया। यूजिन आगे बताता है ये तितली अपने होस्ट के अंदर रहती है, लेकिन अब ये बाहर निकलने को तैयार है और अपने होस्ट को भी ढूंढ सकती है। पग्सली ज़ॉम्बी को ढूंढना चाहता है, लेकिन वेडनेसडे उसे समझाती है कि तुम्हें कोई जिंदा इंसान पसंद नहीं आता क्या? पग्सली कहता है कि मैंने कोशिश कर ली, लेकिन कोई मेरा दोस्त बनता ही नहीं। यूजिन शर्म के मारे कुछ नहीं कहता, बस तितलियों को आजाद कर देता है। वो सीधा अपने होस्ट यानी कि आइजा को ढूंढने निकल पड़ती हैं। इधर एजैक्स बियांका को गिडियन वाला आर्टिकल दिखाता है। बियांका कहती है कि मेरी माँ यहाँ से जा चुकी है, तो अब तुम्हें इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। लेकिन एजैक्स को लगने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। प्रिंसिपल फिर बियांका को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। उधर वेडनेसडे अपनी नानी से मिलती है जो कि उसके कमरे में आ गई थी। वेडनेसडे पूछती है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? नानी कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताओ। फिर हेस्टर प्रिंसिपल से मिलने जाती है और प्रिंसिपल वहाँ एक प्रपोजल रखते हैं कि वो अपने स्कूल में एक फ्रम्प टावर खोलना चाहते हैं जहाँ मॉर्चुअरी साइंस पढ़ाई जाएगी। ये सुनकर नानी खुश हो जाती है क्योंकि उसे डेथ में काफी इंटरेस्ट था, लेकिन फिर भी नानी कहती है कि मैं अपनी दौलत का एक भी हिस्सा तुम्हारे इस स्कूल में नहीं लुटाऊंगी। तभी वहाँ बियांका आती है और अपने सायरन पावर से हेस्टर का मन बदल देती है। कहती है, आप अपनी सारी दौलत नेवर मोर के नाम करेंगे और यही होगा आपकी असली विरासत, और आज की पार्टी में आप गेस्ट ऑफ ऑनर बनकर आएंगी। टाइलर, आइजैक और फ्रांसवास एक जानवरों के डॉक्टर को मारकर उसके क्लिनिक में पहुंच जाते हैं। फ्रांसवास को हाइड का खून चाहिए था, मतलब के टाइलर का। उधर रात में स्कूल में पार्टी की तैयारी चल रही थी। मोटिशिया वीम से बात करती है और पूछती है, क्या वेडनेसडे ने कुछ किया है? वीम्स कहती है, इस बार गलती वेडनेसडे की नहीं है। तुम्हारे और वेडनेसडे के बीच की दूरी का फायदा उठाकर तुम्हारी माँ वेडनेसडे को अपनी तरफ खींच रही है। तभी वीम्स कहती है, क्या तुम्हें पता है कि मुझे हमेशा तुमसे जलन रही है, लेकिन तुम्हारे और तुम्हारी माँ के रिश्ते से कभी नहीं। वो मोटिशिया से पूछती है, क्या तुमने वेडनेसडे को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया जो फ्रांसवास और आइजैक के साथ था? वक्त आ गया है कि तुम्हें अपनी बेटी को सारा सच बता देना चाहिए। इधर वेडनेसडे इनिड से मिलने जाती है जो केज में बंद होती है। इनिड बताती है कि अगर फुल मून की रात में भेड़िया बन गई तो फिर कभी इंसान नहीं बन पाऊंगी। वेडनेसडे पूछती है, तो तुम खुद को रोकोगी कैसे? इनिड कहती है, मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट करूंगी, शॉपिंग करूंगी, पार्टी के लिए रेडी हो जाऊंगी, और हाँ, मैं ब्रूनो के साथ जाने वाली हूँ। फिर हंसकर पूछती है, अगर मैं हमेशा के लिए वेयरवुल्फ बन गई तो क्या तुम मुझे ढूंढ निकालोगी? वेडनेसडे कहती है, मैं हमेशा तुम्हें ढूंढ लूंगी। तभी वहाँ एजैक्स आता है और गिडियन का फोटो दिखाकर कहता है, बियांका मुसीबत में है, उसकी गायब है और इसमें शायद प्रिंसिपल का हाथ है। अगली सुबह वेडनेसडे प्रिंसिपल से मिलने जाती है। ऑफिस में उसका पूरा परिवार मौजूद होता है। उसकी नानी अब स्कूल में इन्वेस्ट करने का सोच चुकी है और साफ कहती है कि वो अपने परिवार को पैसे का कोई हिस्सा नहीं देगी। ये सुनकर परिवार वाले नाराज होकर बिना सेल्फी लिए चले जाते हैं। फिर वेडनेसडे बियांका से मिलने जाती है और उसके साथ फेंसिंग मैच खेलती है। वेडनेसडे को पता है कि उसकी नानी को स्कूल में पैसा लगाने के लिए बियांका ने अपने पावर का इस्तेमाल करके मनाया है। वो बियांका से पूछती
कहती है तुम्हारी माँ कैसी है। बियांका कहती है एजेक्स ने तुम्हें जो भी बताया उस पर ध्यान मत दो और मेरे परिवार से दूर रहो। वेडनेसडे पलट कर कहती है तो फिर मेरे परिवार से भी दूर रहो। वेडनेसडे समझ जाती है कि प्रिंसिपल ने बियांका को धमकाया है, इसी के लिए उसने उसकी नानी को फंसाया। वो कहती है मुझे पता है अगर शैतान भी आ जाए तब भी मेरी नानी इस स्कूल पर 1 रुपया खर्च नहीं करेगी। तभी बियांका सच्चाई बताती है असल में मॉर्निंग सॉन्ग के पीछे प्रिंसिपल डॉट हैं। शुरू से सबको धोखा वही दे रहे हैं और अब वो तुम्हारी नानी के पीछे पड़ा है। फिर बियांका वेडनेसडे पर अपनी पावर इस्तेमाल करती है, कहती है तुम्हें ये सब भूल जाना होगा। लेकिन वहाँ एग्नेस मौजूद होती है जिसने तुरंत वेडनेसडे को सब कुछ दोबारा याद दिला दिया। इसके बाद एग्नेस वेडनेसडे का यूनिफॉर्म पहन लेती है और ये देखकर वेडनेसडे गुस्से में आ जाती है। उधर टाइलर होश में आता है तो देखता है कि उसकी माँ ठीक हो चुकी है। अब आइजैक एडम्स परिवार से बदला लेना चाहता है। गिडियन नेवरमोर पहुंचता है। बियांका उसे देखकर हैरान रह जाती है। प्रिंसिपल बताने लगते हैं कि वो लोग वेडनेसडे की नानी को कैसे ठगने वाले हैं। गिडियन थोड़ा नाराज होकर कहता है कि उसका फोटो अखबार में छप चुका है। प्रिंसिपल उसे शांत करता है, कहता है कि मेरे घर पर गैब्रियल रुकी हुई है, तुम चाहो तो जाकर उसे मिल सकते हो। अब गिडियन बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे इस मूवमेंट से नहीं जुड़ना चाहिए था। प्रिंसिपल जवाब देता है याद रखो आज तुम जो भी हो मेरे वजह से हो। फिर कहता है आज रात मैं हमेशा के लिए अपना नकाब उतार दूंगा और लोगों को असली पहचान दिखाऊंगा। इसके बाद वो अपनी शक्ति से गिडियन को जलाकर मार डालता है और उसकी टूटी हुई बॉडी को फायर प्लेस में फेंक देता है, जिसे देखकर बियांका तो डर जाती है। अब रात के समय सब लोग स्कूल में गाला के लिए पहुंचते हैं। नानी भी वहां पर प्रिंसिपल के साथ एंट्री मारती है। वेडनेसडे और पूरा परिवार भी वहीं था। वीम्स भी वहां पहुंच जाती है। वेडनेसडे बियांका से पूछती है प्रिंसिपल ने तुम्हारी माँ को कहाँ छुपाया। बियांका कहती है कि तुम्हें अभी भी सब कैसे याद है, मैंने तो तुम्हें भुलवा दिया था। वेडनेसडे कहती है मुझ पर भरोसा करो। बियांका बता देती है कि उसकी माँ प्रिंसिपल के घर पे है। उधर ब्रूनो और इनिड पार्टी में जाने वाले थे, लेकिन वहाँ ब्रूनो की गर्लफ्रेंड सोफिया आ जाती है। ये देखकर इनिड रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो एक जगह बैठकर रो रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि वहाँ एग्नेस भी रो रही थी। एग्नेस कहती है मुझे लगा मैं वेडनेसडे की बेस्ट फ्रेंड बन सकती हूँ, लेकिन उसने मेरा दिल तोड़ दिया। इनिड उसे अच्छा फील कराने के लिए कहती है दूसरों की परछाई बनने से अच्छा है खुद को पहचानो, तुम इतनी भी बुरी नहीं हो। इनिड सोच रही होती है कि आज वो अपना डांस कैसे करेगी। तभी एग्नेस बताती है कि उसने छुपकर इनिड की डांस रिहर्सल देख ली थी। ये सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। उधर हेस्टर कहती है आज की पार्टी में तो बिल्कुल भी जान नहीं है। प्रिंसिपल बताते हैं स्टूडेंट्स जल्द ही अपना डांस शुरू करेंगे और उसके बाद आप मेरे ऑफिस में जाकर पेपर वर्क पूरा कीजिएगा। पग्सली पार्टी से बाहर आ जाता है क्योंकि वैसे भी उसे कोई नोटिस करता ही नहीं, लेकिन आइजैक उसे देख लेता है। एजैक्स बियांका की माँ गैब्रियल को अपने साथ ले जाता है। वेडनेसडे इनिड के पास आती है और जानती है कि एग्नेस भी वहीं है। वो दोनों को प्रिंसिपल का सच सबके सामने लाने के लिए अपने प्लान में शामिल कर लेती है। इनिड और एग्नेस अपना डांस परफॉर्मेंस शुरू करते हैं। प्रिंसिपल और थिंग भी म्यूजिक पर थिरकने लगते हैं। डांस के बीच अचानक एग्नेस गायब हो जाती है और वो छुपकर प्रिंसिपल की पॉकेट से वो घड़ी निकाल लेती है जो उसे सायरन पावर से बचाती थी। डांस खत्म होने के बाद बियांका स्टेज पर स्पीच देने आती है। वो वेडनेसडे के हाथ में प्रिंसिपल की घड़ी देखकर मुस्कुराती है। स्टेज पर मोटिशिया और प्रिंसिपल को बुलाया जाता है और बियांका बिना वक्त गवाए अपना सायरन पावर प्रिंसिपल पर इस्तेमाल करती और कहती है सबको सच बताइए आपने आज की पार्टी कैसे प्लान की। प्रिंसिपल जैसे किसी कठपुतली की तरह सच बोलने लगता है मैंने मोटिशिया पर सायरन पावर इस्तेमाल करवाया ताकि वो अपनी माँ को मना ले और स्कूल को बड़ी डोनेशन दे। जब यह काम नहीं हुआ तो मैंने बियांका की माँ को बंधक बना लिया ताकि हेस्टर को मना सकूं कि वो स्कूल में अपने सारे पैसे लुटा दे। सब लोग हैरान हो जाते हैं। प्रिंसिपल ये भी बताता है कि वो और गिडियन पैसे आधे आधे बांटने वाले थे, लेकिन गिडियन को उसने मार डाला और सारा पैसा प्रिंसिपल अब खुद ले जाने वाला था। जैसे ही प्रिंसिपल को समझ आ जाता है कि अब तो गड़बड़ हो गई है, वो बियांका को पकड़ लेता है। तभी पुलिस पहुंच जाती है और प्रिंसिपल झूमर की रस्सी में आग लगा देता है। एजैक्स पहुंचकर अपना गॉर्गन पावर इस्तेमाल करता है और प्रिंसिपल को पत्थर में बदल देता है। झूमर उसी के ऊपर गिरता है और प्रिंसिपल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। नानी माँ खुश हो जाती है और वेडनेसडे भी। बियांका वेडनेसडे को कहती है थैंक यू। वेडनेसडे कहती है थैंक यू एजैक्स से कहना। बियांका जाकर एजैक्स को थैंक यू कहती है। नानी माँ वेडनेसडे से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ छुट्टियां मनाओ। वेडनेसडे कहती है आपने मेरे पापा के बारे में जो गलत बातें कही हैं वो मैं भूल नहीं सकती, लेकिन हाँ अगर आप स्कूल को पापा मम्मी के नाम पर पैसे डोनेट करेंगी तो मैं शायद मान जाऊँ।
हूँ। हेस्टर पूछती है क्या तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो? वेडनेसडे कहती है सीधा ब्लैकमेल कर रही हूँ। हेस्टर खुश होकर मान जाती है और अपनी बेटी से कहती है ऐसा लग रहा है कि अब मैं आखिरकार जिंदा हो गई हूँ। उधर यूजीन जल्दी जल्दी आकर बताता है कि आइजैक नेवरमोर के कब्रिस्तान में है। मोर्टिशिया अपने बेटे पग्सली को लेकर परेशान हो जाती है। पग्सली कब्रिस्तान में बैठा होता है, तभी उसके पास एक तितली आती है और सामने आइजैक आ जाता है। पग्सली अपने दोस्त को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन आइजैक उसे बेहोश कर देता है। जब तक वेडनेसडे और यूजीन वहां पहुंचते हैं, पग्सली गायब हो चुका था। पुलिस पग्सली को ढूंढने के लिए जंगल निकलती है, लेकिन उसे कहीं भी नहीं पाती। शेरिफ मोर्टिशिया और गोमेज से पूछती है क्या आपकी किसी से दुश्मनी है? कोई वजह है कि आपके बेटे को किसी ने किडनैप किया हो? मोर्टिशिया गुस्से में बोलती है आप हम पर इल्जाम लगा रही हैं। शेरिफ कहती है आज रात भर हम उसे ढूंढेंगे। स्कूल से सभी स्टूडेंट्स जा चुके हैं, जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे। वीम्स मोर्टिशिया और वेडनेसडे को समझाती है तुम दोनों को मिलकर इस बार काम करना होगा। वेडनेसडे के पास पावर्स नहीं है, तो मोर्टिशिया तुम्हें फिलहाल अपनी माँ से मदद लेनी चाहिए। तभी नानी हेस्टर वापस लौट आती है। वो सोचने लगती है आखिर कोई बददिमाग लड़के को क्यों किडनैप करेगा। मोर्टिशिया अपनी माँ और बेटे के साथ बैठती है और वो उनका हाथ पकड़ के कहती है हमें अपनी सारी शिकायतें भूलनी होगी। अचानक मोमबत्तियां बुझ जाती हैं और वेडनेसडे को फिर से दोहरा पड़ता है, बिल्कुल पहले की तरह। उसे विजन्स में दिखाई देता है जंगल में स्कूल के जमाने में मोर्टिशिया और गोमेज आइजैक को दफना रहे होते हैं। वापस आने पर वेडनेसडे अपनी माँ से पूछती है अब सच बताने का यही समय है। मोर्टिशिया बताने लगती है जब आइजैक के साथ हादसा हुआ था तब मैं और तुम्हारे पापा इयागो टावर में थे। आइजैक को पूरा यकीन था कि वो अपनी मशीन की मदद से फ्रांसवास को ठीक कर सकता है और वो कभी मॉन्स्टर नहीं बनेगी, लेकिन मशीन को चलाने के लिए ढेर सारी पावर चाहिए थी। इसीलिए आइजैक ने गोमेज की मदद ली क्योंकि उनके पास बिजली की शक्ति है। गोमेज आइजैक को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था, लेकिन आइजैक ने उसे धोखा दिया। उसे गोमेज की सारी शक्तियां चाहिए थी, मतलब कि वो गोमेज को मार डालना चाहता था। उसने पूरा प्लान बना लिया था, यहाँ तक कि उसने कपाल पेड़ के नीचे गड्ढा भी खोद लिया था, लेकिन सही समय पर मोर्टिशिया वहां पर पहुंच गई और मिशन को बर्बाद कर दिया। फ्रांसवास तो बच गई, लेकिन आइजैक उस धमाके में बच नहीं पाया और गोमेज के अंदर से बिजली वाली शक्ति भी हमेशा के लिए खत्म हो गई। इसके बाद हमने मिलकर आइजैक को उसी गड्ढे में दफना दिया। वेडनेसडे समझ जाती है मतलब आइजैक अब पग्सली की शक्ति का इस्तेमाल करके मशीन को चलाना चाहता है, लेकिन अब मैं मेरे भाई को ढूंढ के रहूंगी। उधर सारे स्टूडेंट्स छुट्टियों के लिए घर जा रहे होते हैं। ब्रूनो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ निकलता है और इनेड उन्हें देख रही होती है। एजैक्स वहां आकर इनिड को संभालता है। फिर दोनों दोस्त बन जाते हैं और उनके बीच फिर से बातें शुरू हो जाती हैं। एग्नेस वहां आती है और इनिड के लिए एक लिस्ट लाती है जिसमें लड़कों के नाम होते हैं जो उसके बॉयफ्रेंड्स बन सकते हैं, लेकिन इनिड मन बना चुकी है कि वो वेडनेसडे की तरह अब रोमांस से दूर रहेगी। फ्रांसवास अपने पति को याद कर रही होती है और वो अपने भाई से कहती है मुझसे वादा करो, हमने जो तय किया है वही करोगे। आइजैक का चेहरा जैसे बदल जाता है। तभी टाइलर वहां आता है और बताता है मैंने पग्सली का कॉस्ट्यूम फेंक दिया है और पुलिस को झूठा टिप भी दे दिया। एग्नेस देखती है कि उसे लेने के लिए इस बार उसके डैड आए हुए थे। ये देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि अक्सर उसे लेने के लिए उसके डैड का असिस्टेंट आता था। वो बताती है कि उसकी मॉम अब एक दूसरे आदमी के साथ रहती है जो कि एक नॉर्मल इंसान है। एग्नेस जाते जाते कहती है हम तीनों की ये जोड़ी काफी अच्छी है, इनिड को भी अपने पिंजरे में वापस जाना होगा। वेडनेसडे उससे कहती है सुबह होते ही मैं तुम्हें निकालने आ जाऊंगी। इसके बाद वेडनेसडे यूजीन से मिलने जाती और पूछती है तितलियां तैयार हुई कि नहीं, ताकि हम आइजैक के बारे में पता कर सकें कि वो कहाँ है। लेकिन तितलियां अभी तक मौत बनी हुई थी। यूजिन कहता है मेरे साथ शेड में चलो, मुझे मधुमक्खियों को हाइबरनेशन के लिए तैयार करना है, लेकिन वेडनेसडे वहां से निकल जाती है। इधर शेड में यूजिन से मिलने के लिए आइजैक पहुंच जाता है। शेरिफ को खबर मिलती है कि पग्सली का कॉस्ट्यूम मिल गया। वेडनेसडे जानती है कि ये बस एक ट्रैप है, लेकिन शेरिफ कहती है मुझे एविडेंस पर यकीन है, तुम्हारी बातों पर नहीं। प्रिंसिपल के जाने के बाद वीम्स खुश हो जाती है। तभी वहां यूजिन आता है और बताता है कि स्लर्प इंसान बन चुका है और उसने ये भेजा है तुम्हारे लिए। उसके नीचे लिखा हुआ था मिडनाइट। इसलिए आधी रात को वेडनेसडे थिंग के साथ जंगल पहुंच जाती है। वहां सामने पग्सली और आइजैक को वो देखती है। वो थिंग से कहती है सही समय पर निशाना लगा देना। वेडनेसडे आइजैक से कहती है अपने गड्ढे में वापस चले जाओ। तभी थिंग आइजैक के हाथ पर वार कर देता है। टाइलर थिंग को पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पता चलता है कि वो कटा हुआ हाथ असल में आइजैक का ही है। फ्लैशबैक में दिखता है कि मोर्टिशिया ने आइजैक का हाथ काट दिया था ताकि उसका प्रोसीजर पूरा ना हो पाए। आइजैक ने उसी कटे हुए हाथ को अपने शरीर से जोड़ लिया
और अपनी शक्ति से वो वेडनेसडे को गड्ढे में डाल देता है। वेडनेसडे खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी और गड्ढा भी भर जाता है। टायलर ये सब देख रहा था, जैसे कि वो वेडनेसडे को बचाना चाहता है। फ्रांसवास अपने भाई का हाथ वापस देखकर खुश हो जाती है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। इनिड पिंजरे के अंदर मेडिटेशन कर रही थी, तभी अचानक एग्नेस वहां पहुंच जाती है। बताती है कि मैं अपने पापा की गाड़ी से भाग आई हूँ और मैंने देखा कि आइजैक ने वेडनेसडे को दफना दिया, इसलिए मैं मदद मांगने आई हूँ। इसके बाद वो दोनों तुरंत जंगल पहुंचते हैं और मिट्टी खोदना शुरू करते हैं। आज फुल मून था। इनिड भेड़िया बनना चाहती थी, रिस्क लेना चाहती थी, चाहे वो हमेशा के लिए ही भेड़िया क्यों न बन जाए। इनिड आखिरकार वेयरवुल्फ बन जाती है और वो लोग जल्दी जल्दी मिट्टी खोदकर वेडनेसडे को बाहर निकाल लेते हैं। वेडनेसडे इनिड को इस रूप में देखकर चौंक जाती है। इनिड वहां से भाग जाती है और एग्नेस उसके पीछे जाती है। मोटिशिया और गोमेज भी वहां पहुंच जाते हैं और पूछते हैं पग्सली कहाँ है। इधर आइजैक और बाकी सब लोग पग्सली को लेकर यागो टावर पहुंचते हैं। वेडनेसडे अपने मम्मी पापा को बताती है कि थिंग फिर से आइजैक के शरीर से जुड़ चुका है। आइजैक अपनी शक्ति से लैब को दोबारा तैयार करता है, लेकिन इस बार वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। फिर भी वो खुश था क्योंकि इस पल का वो बहुत समय से इंतजार कर रहा था। पग्सली को चेयर से बांध दिया जाता है। पग्सली टायलर को बिजली का झटका देता है तो गुस्से में टायलर कहता है कि अब तू हमेशा के लिए फ्यूज हो जाएगा। फ्रांसवास अपने भाई से कहती है तुम्हें याद है ना हमने क्या तय किया था। जैसे ही प्रोसीजर शुरू होता है आइजैक अचानक टायलर को टेबल से बांध देता है। मतलब कि दोनों का यही मकसद था कि वो दोनों मिलकर टायलर के अंदर वाले मॉन्स्टर को मार डालें ताकि वो दोबारा नॉर्मल इंसान बन जाए। वेडनेसडे वहां पहुंच जाती है और ये सब फ्रांसवास देख लेती है। तभी पग्सली के पावर से टायलर को झटके दिए जाते हैं, मगर वेडनेसडे वक्त पर पहुंचकर टायलर को छुड़ा देती है। ये देखकर टायलर भी हैरान था, लेकिन छुड़ते ही वो मॉन्स्टर में बदल जाता है। फिर वेडनेसडे अपने भाई को छुड़ाती है और गुस्से में आया टायलर आइजैक को उठाकर नीचे फेंक देता है। ये देखकर फ्रांसवास रोने लगती है और अचानक वो भी मॉन्स्टर में बदल जाती है। अब दोनों मॉन्स्टर में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बीच मोटिशिया और वेडनेसडे पग्सली को लेकर वहां से निकल जाते हैं। जाते जाते वेडनेसडे मशीन को तोड़ देती है ताकि ये प्रोसीजर पूरा ना हो पाए। दोनों मॉन्स्टर टावर से बाहर आकर लड़ते हैं। ये देखकर आइजैक भी शॉक्ड रहता है। उधर वेडनेसडे अपने भाई और माँ को लेकर निकलती है, लेकिन वो फिर से थिंग को वापस लाने पहुंचती है। तभी मशीन ब्लास्ट कर जाती है। लड़ाई के दौरान फ्रांसवास स्कूल की बिल्डिंग से लटक जाती है। टायलर उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन फ्रांसवास गिरकर मर जाती है। तभी शेरिफ और पुलिस की टीम वहां पहुंचती है। धमाके के बाद एडम्स परिवार होश में आता है, लेकिन आइजैक अभी भी जिंदा था। वो गुस्से में आकर वेडनेसडे का गला दबाने लगता है। गोमेज उससे हाथ जोड़कर अपनी बेटी को छोड़ देने की विनती करता है, लेकिन आइजैक नहीं रुकता। तभी मोटिशिया और गोमेज जोर से थिंग को आवाज लगाते हैं। कहते हैं हमें पता है तुम हमें सुन सकते हो। वेडनेसडे किसी तरह कुल्हाड़ी उठाकर फेंकती है, लेकिन निशाना चूक जाता है। तभी आइजैक को महसूस होता है कि उसका हाथ काम नहीं कर रहा। दरअसल थिंग वापस आ चुका था। थिंग आइजैक पर हमला कर देता है और उसके अंदर से उसका दिल निकाल लेता है, वही दिल जिससे कि उसे पावर मिलती थी। दिल निकलते ही आइजैक मर जाता है। फिर थिंग शरीर से अलग होकर एडम्स परिवार की तरफ बढ़ता है। ये देखकर सभी खुश हो जाते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद अगली सुबह वेडनेसडे थिंग से बातें करते हुए कहती है अब मुझे समझ आया कि मेरी और तुम्हारी इतनी क्यों बनती थी, क्योंकि तुम भी एक शैतान जीनियस का हिस्सा थे। तभी एग्नेस आती है और वेडनेसडे को एक फोटो दिखाती है जिसमें इनिड कैप्चर हो गई थी। कहती है शायद वो कनाडा की तरफ जा रही है। कैप्री भी गायब है, शायद वो नई नौकरी ढूंढ रही है। फ्रांसवास को उसके पति के पास ही दफना दिया जाता है। टायलर वहीं खड़ा होता है जब कैप्री उससे मिलने आती है। वो टायलर से कहती है कि तुम ज्यादा वक्त तक अकेले बच नहीं पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। मैं तुम्हें सुरक्षित रखना चाहती हूँ और बता दूं कि मुझे मास्टर बनने का कोई शौक नहीं। हम सब साथ रहेंगे ताकि तुम्हें मास्टर की जरूरत ना पड़े। टायलर पूछता है कि तुम्हें इससे क्या मिलेगा, तुम तो एक वेयरवुल्फ हो। कैप्री बताती है मेरे पापा भी हाइड थे। इधर यूजीन पग्सली से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और उसे खाने के लिए कीड़ा देता है। ये देखकर पग्सली खुश हो जाता है और यूजीन कहता है कि तुम छुट्टियों में मेरे घर भी आ सकते हो, हम दोनों खूब मजे करेंगे। एडम्स परिवार अब निकलने के लिए तैयार होता है। जाने से पहले मोटिशिया अपनी बेटी को अपनी बहन ओफिलिया का जर्नल दे देती है। अब वो अपनी बेटी से कोई राज छुपाना नहीं चाहती। वीम्स ये देखकर खुश होती है कि माँ बेटी के बीच अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और वेडनेसडे को अब अपनी पावर्स वापस मिल सकती है। अब वीम्स के जाने का वक्त आ चुका था तो वो वहां से चली जाती है। तभी गोमेज सबको चलने के लिए कहता है, मगर वेडनेसडे कहती है कि मैं नहीं जाने वाली। वो अपने अंकल फेस्टर से मिलती है और वो दोनों निकल जाते हैं थिंग के साथ इनिट को ढूंढने के लिए।
वेडनेसडे सोचने लगती है कि नेवरमोर में उसका 1 और साल पूरा हो गया और वो खुद से पूछती है क्या टाइलर को जिंदा छोड़ना एक गलती थी। फिर वो अपनी आंटी ओफिलिया के जर्नल को पढ़ती है और उसमें एक दरवाजा दिखता है, लेकिन उससे पहले उसका इरादा साफ है। सबसे पहले वो अपनी दोस्त इनिट को ढूंढेगी। अचानक वेडनेसडे को एक विजन आता है जिसमें वो अपनी आंटी ओफिलिया को देखती है। इधर हेस्टर एक गुप्त कमरे की तरफ बढ़ रही है जहाँ ओफिलिया अभी भी कैद होती है। वेडनेसडे ठान लेती है कि मैं हर राज का पर्दाफाश करूंगी, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तभी एक आंख वाला रेवन स्क्रीन के सामने उड़कर आता है और इसी के साथ सीजन 2 यहीं पर एंड हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।